स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। और आज 23 सितंबर 2025 को सुबह 2:15 पर मैं गुरु का गुरु भाग 4 रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। पिछले कुछ भागों में मैं भूल गया था। शुरू करते हैं। गुरु का गुरु भाग 4। एक्स्ट्रा उनके बेहद पास ही मौजूद था। सिर्फ 4 कदमों के फासले पर वो मशीन के नीचे सरक गया था। अंधेरे का फायदा उठाया और मशीन के साथ चिपककर जैसे उसी का हिस्सा बन गया था। वो देख लेना चाहता था कि यहाँ कितने लोग हैं। रोशनी हुई। उसने सब देखा सुना। समझ गया कि ये मलिक सिंह को छोड़ने वाले नहीं। 4 लोग यहाँ थे तो जसवंत मलिक सिंह के पास भी 5-7 लोग होंगे ही। बात मुकाबला करने की होती तो 10-12 लोगों से मुकाबला हो जाता। परंतु समस्या मलिक सिंह की थी। उसे जिंदा यहाँ से निकालना था। और ये बात यहाँ के हालातों से कठिन लग रही थी। जब वे सब चले गए तो एक्स्ट्रा मशीन के नीचे से निकला। इस बात के प्रति वो सावधान था कि अगर वहां कोई हो तो उसे न देख सके। नीचे ही दुबका रहा और फोन निकालकर राघव का नंबर मिलाया। बोल। राघव की आवाज कानों में पड़ी। यहाँ पर मामला कुछ टेढ़ा है। एक्स्ट्रा ने धीमे स्वर में बोला। पूरी बात बता। एक्स्ट्रा ने सारी बात बताई। मैं आता हूं वहां। तेरे आने पर भी स्थिति बदलेगी नहीं, एक्स्ट्रा ने कहा। मुद्दा तो मलिक सिंह को यहां से सलामत निकालने का है और वो किसी के कहने पर मलिक सिंह की जान लेना चाहते हैं। क्या है तेरे दिमाग में? पुलिस को फोन कर उन्हें मलिक सिंह के अपहरण के बारे में बता। उन्हें बता कि अपहरणकर्ता मलिक सिंह को लेकर इस मिल में छिपे हुए हैं और जगह बदलने पर विचार कर रहे हैं। फौरन इस जगह को घेरा जाए। पुलिस का घेरा पड़ने पर जसवंत और उसके साथी घबरा जाएंगे। इधर हम भी पास में ही होंगे। इस तरह मलिक सिंह को बचाया जा सकता है। ठीक है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। जल्दी कर, एक्स्ट्रा ने कहा और फोन बंद करके जेब में रखा। ऊपर जाती सीढ़ियों पर नजर मारी जहां से वो लोग धर्मा को ऊपर ले गए थे। सावधानी से आसपास देखा, फिर रिवॉल्वर हाथ में पकड़े सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। धर्मा ने जसवंत के गाल और माथे पर चाकू के घाव को देखा। वहां 4 आदमी और थे। यानी कि कुल मिलाकर 9 आदमी दिखे थे धर्मा को। धर्मा मन ही मन उनसे निपटने की सोच रहा था, परंतु उसे इस बात का भी इंतजार था कि एक्स्ट्रा क्या कदम उठाता है। वो जानता था कि एक्स्ट्रा चुप नहीं बैठने वाला, कुछ तो करेगा। ये आरडीएक्स है, लाखन ने जसवंत से कहा। आरडीएक्स? जसवंत चौंका। राघव धर्मा एक्स्ट्रा? वही। लेकिन ये तो अकेला है। जसवंत की निगाह धर्मा पर जा टिकी। एक्स्ट्रा भी यहीं कहीं है। वो इसके साथ ही था जब हमने इसे घेरा। जसवंत ने मुस्कुराकर धर्मा को देखा, फिर कह उठा। आरडीएक्स का नाम बहुत सुना था। देखा आज, मुलाकात आज हुई। धर्मा मुस्कुराया। क्या हम दोस्तों की तरह मिल रहे हैं? जसवंत बोला। हाँ, मैं मलिक सिंह की वजह से तुम्हारे पास आया हूं। क्या कहना चाहते हो? वो हमारा शिकार था। हम उस पर हाथ डालने जा रहे थे कि तुम लोगों ने उसे उठा लिया। जसवंत की आंखें सिकुड़ी। मलिक सिंह हमें दे दो। ये नहीं हो सकता। जसवंत ने इंकार में सिर हिलाया। क्यों? मैंने मलिक सिंह को मारने के लिए उठाया है। पार्टी ने कहा है कि उसे तड़पा कर मारना है। पार्टी कौन है? वो भी मलिक सिंह की तरह स्टील व्यापारी हैं। तुम मलिक सिंह को बाद में मारते रहना, पहले हमें तगड़ी फिरौती लेने दो। मैं उसे मारने का पैसा ले चुका हूं, जसवंत बोला। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। हमसे दोस्ती करके फायदे में रहोगे। लेकिन मैं मलिक सिंह को नहीं दे सकता। आज रात में उसे मार दिया जाएगा। धर्मा ने गहरी सांस ली। बोला,
मलिक सिंह है कहाँ? आओ, दिखा देता हूं। कहते हुए जसवंत एक तरफ बढ़ा। धर्मा उसके पीछे चल पड़ा। वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे। फर्श पर मलिक सिंह पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर जख्मों के निशान दिखाई दे रहे थे। स्पष्ट था कि उसे यातना दी जा रही थी। पास में दो लोग थे। धर्मा का चेहरा शांत रहा। मलिक सिंह ने सिर उठाकर धर्मा को देखा तो चौंक पड़ा। तभी जल्दी से धर्मा बोल पड़ा। इसे हमारे हवाले कर दो जसवंत, हमें तगड़ी फिरौती मिल सकती है। ये नहीं हो सकता। आज रात ये मर जाएगा। तुम यहां तक पहुंचे कैसे? जसवंत ने पूछा। धर्मा ने सबसे छिप कर मलिक सिंह को आंख के इशारे से चुप रहने को कहा। सुबह तुम लोगों का पीछा करके ये जगह देखी थी, धर्मा ने कहा। तो आए अब हो? हाँ। तो देते हो मलिक सिंह को हमें? नहीं, जसवंत ने कहा। रात भर तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा धर्मा। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर गड़बड़ कर दो। कैसी गड़बड़? तुम यहां पर हमला कर सकते हो मलिक सिंह को लेने के लिए, हमें मारने के लिए। मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? आरडीएक्स हो तुम। तुम्हारे दोनों साथी पता नहीं क्या कमाल दिखा दें। वो आजाद हैं। तुम तो अब वहम में पड़ने लगे। जब तक हम मलिक सिंह को मारकर यहां से निकलते नहीं, तुम हमारे साथ ही। तभी बाहर से लाखन के चीखने की आवाज आई। वो उधर है, पकड़ो उसे। जसवंत चौंका। उसने उसी पल रिवॉल्वर निकालकर धर्मा की तरफ की। हिलना मत। क्या हुआ जो? बाहर तुम्हारा वही साथी हो सकता है जो। तभी लाखन ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। इसका साथी एक्स्ट्रा यही है। वो हमसे छिपता फिर रहा है। वो पक्का कुछ करेगा। लाखन, धर्मा को बांध दे। लाखन ने एक तरफ से पड़ी रस्सी उठाई और धर्मा की तरफ बढ़ा। ये तुम ठीक नहीं कर। चुप रह साले। लाखन गुर्रा उठा। एक आदमी ने धर्मा के हाथ पीछे किए तो लाखन ने हाथों को बांध दिया। एक तरफ डाल दो इसे और सख्त नजर रखो। जसवंत रिवॉल्वर थामे कठोर स्वर में बोला। फिर लाखन से कहा, चलो एक्स्ट्रा से भी निपट लें। ये लोग खामखा नहीं आए। अवश्य किसी प्लानिंग के साथ आए हैं। जसवंत और लाखन कमरे से बाहर निकले। धर्मा उन दोनों आदमियों को देखता पीछे बंधे हाथों के बंधन ढीले करने की चेष्टा करने लगा। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा ज्यों ही ऊपर पहुंचा तभी नजर में आ गया। लाखन ने उसे देखा और पकड़ने के लिए चिल्लाया। एक्स्ट्रा उसी पल फुर्ती से नीचे उतरने लगा। तभी पीछे से गोली चली, परंतु उसके पास से निकल गई। वो नीचे पहुंचा और एक मशीन के ओट में जा छिपा। रिवॉल्वर उसके हाथ में थी। चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए थे। उसने देखा लाखन चार लोगों के साथ सीढ़ियां उतरता नीचे आ रहा है। जसवंत को उसने स्पष्ट पहचाना। उसके गाल और माथे पर चाकू का सा निशान देखा। वो सब हथियारबंद थे। एक्स्ट्रा तैयार था, एक के बाद एक पांचों को शूट करने के लिए। तभी उनके कानों में हल्की सी पुलिस सायरन की आवाज पड़ी। एक्स्ट्रा के होंठ सिकुड़े। तो पुलिस आ गई। सीढ़ियां उतरते वो पांचों छिटके। जसवंत दांत पीस करके उठा। बाहर पुलिस है? पुलिस यहां कैसे आ गई? लाखन ने हैरानी से कहा। पुलिस की वजह से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या पता जसवंत पुलिस यहां ना आई हो, लाखन बोला। देखते हैं। अभी गोली नहीं चलनी चाहिए। गोली की आवाज से पुलिस सतर्क हो सकती है। एक्स्ट्रा कहाँ है? लाखन की निगाह वहां घूमी। वो यहीं कहीं छिपा है। आरडीएक्स बहुत खतरनाक है। उनका मुकाबला सावधानी से करना होगा। परंतु अभी पुलिस है, शांत रहो। एक्स्ट्रा ने तभी एक का निशाना लिया और गोली चला दी। फायर की तेज आवाज गूंजी। गोली एक के सिर में लगी और वो सीढ़ियों की रेलिंग से टकराता नीचे जा गिरा। दूसरे ने फौरन एक्स्ट्रा की तरफ गोली चला दी। गोली मशीन पर लगी जिसकी ओट में एक्स्ट्रा था। गोली मत चलाओ, जसवंत गुर्राया। फिर ऊंचे स्वर में बोला। एक्स्ट्रा, बाहर पुलिस है। वो गोलियों की आवाज सुनकर इधर आ सकती है और तुम भी पुलिस के फेर में नहीं पड़ना चाहोगे। पुलिस को जाने दो यहां से, हम आपस में निपट लेंगे। एक्स्ट्रा के निशाने पर जसवंत और लाखन नहीं आ रहे थे।
बाकी के 2 आदमी उसके सामने थे। उसने बिना देरी के एक के बाद एक 2 फायर किए। दोनों गोलियां उनकी छातियों में जा धंसी। वो चीखते हुए नीचे जा गिरे। उल्लू का पट्टा। जसवंत गुर्राया और गुस्से में उसने 2 फायर एक्स्ट्रा की तरफ किए। दोनों गोलियां तेज आवाज के साथ मशीन में लगी। लाखन, मार साले को। उसके बाद चुप्पी छा गई। एक्स्ट्रा अपनी जगह जगह दुबका बैठा था। जरा भी आहट नहीं कर रहा था। जसवंत और लाखन आहट पर गोलियां चला देते। तभी कई पल चुप्पी के बीच गुजरे। तभी हैंड लाउडस्पीकर पर पुलिस की आवाज गूंजी। यहां पर पुलिस का घेरा पड़ चुका है। सब अपने अपने हाथ उठाकर खुद को कानून के हवाले कर दो। पुलिस भीतर तक आ गई थी। जवाब में शांति रही। हम जानते हैं यहां पर मलिक सिंह नाम के आदमी को बंधक बनाकर रखा है। पुलिस की आवाज पुनः सुनाई दी। अपने को सब कानून के हवाले कर दो, तुम लोग बच नहीं सकते। पुलिस का घेरा यहां पड़ चुका है। तभी एक्स्ट्रा के कानों में जसवंत की आवाज पड़ी। इन्हें कैसे मालूम कि मलिक सिंह को हमने पकड़ रखा है? मैं भी इसी बात पर हैरान हूं। अब क्या करें? मेरे ख्याल में मलिक सिंह को गोली मारकर निकल चलना चाहिए। और आरडीएक्स, इस वक्त अपनी जान बचाओ। बाहर पुलिस का घेरा है, हम निकलेंगे कैसे? मिल बहुत बड़ी है, किसी भी तरह निकल जाएंगे। चल लाखन। तभी एक्स्ट्रा को लाखन की झलक मिली। उसी पल एक्स्ट्रा ने ट्रिगर दबा दिया। तेज आवाज के साथ गोली निकली और लाखन के कंधे में जा धसी। लाखन गला फाड़ के चीखा और नीचे बैठता चला गया। भाग यहां से। मेरा कंधा, लाखन ने पीड़ा भरे स्वर में कहा। एक्स्ट्रा को सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। जसवंत, मेरे को छोड़कर मत जा, मैं भी आ रहा हूं। तेरे को बचाने के चक्कर में मैं फंसना नहीं चाहता। जसवंत का दूर होता स्वर कानों में पड़ा। रुक जा जसवंत। लाखन सीढ़ियों पर घायल कंधा थामे उठने की चेष्टा कर रहा था। एक्स्ट्रा ने रिवॉल्वर सीधी की और उसके सिर का निशाना लेकर गोली चला दी। लाखन के सिर में सुराख होता चला गया। हाथ ऊपर। तभी एक्स्ट्रा के कानों में कठोर आवाज पड़ी। एक्स्ट्रा पलटा तो 10 कदमों की दूरी पर पुलिस वाले को खड़े देखा। हाथ में रिवॉल्वर थी। अपने रिवॉल्वर नीचे गिराओ। पुलिस वाला गुर्राया। अभी यहां दुश्मन बहुत हैं। पुलिस सब संभाल लेगी। तुम ये भूल रहे हो कि पुलिस को खबर मेरे ही साथी ने दी है। एक्स्ट्रा ने शांत स्वर में कहा। अपहरण भी करते हो और पुलिस को खबर भी देते हो? हमने अपहरण नहीं किया, जसवंत सिंह ने किया है। हम तो उसे बचाने आए हैं, एक्स्ट्रा ने कहा। पुलिस वाला सावधानी से रिवॉल्वर थामे थोड़ा करीब आया। सीढ़ियों की तरफ देखा। 4 लाशें। तुमने किया ये सब? हाँ। खून, लाशें बिछाकर सिर्फ एक की जान बचाने आए हो? वो तीखे स्वर में बोला। कौन हो तुम? हम अपनी पहचान बाद में कर लेंगे, पहले मलिक सिंह को बचाओ। जसवंत उसे शूट करने ऊपर गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने बहुत लाशें बिछाई। तभी ऊपर एक के बाद एक 3 गोलियां चलने की आवाज आई। एक्स्ट्रा के होंठ भिज गए। क्या हुआ? जसवंत ने मलिक को मार दिया। अगर तुम ना आते तो मैं ऊपर का सारा मामला संभाल लेता। क्यों? तुम तोप हो क्या, जो सब कुछ संभालने का दावा कर रहे हो? पुलिस वाला दांत भींचकर सख्त स्वर में कह उठा। एक्स्ट्रा की कठोर निगाह ऊपर थी। तभी किसी के भागते कदमों की आवाज कानों में पड़ी, जो कि दूर हो गई। एक्स्ट्रा सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, परंतु पुलिस वाले की आवाज सुनकर उसे ठिठक जाना पड़ा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, यहीं रुक जाओ। ठिठकते ही एक्स्ट्रा पलटा और कठोर स्वर में पुलिस वाले से बोला। ऊपर जसवंत, मेरी नजरों में तुम खतरनाक हो। तुमने 4 लाशें यहां बिछाई हैं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करके रहूंगा। तभी ऊपर धर्मा दिखा। मलिक सिंह कहाँ है? एक्स्ट्रा ने चिल्लाकर पूछा। वो उधर भागा है, धर्मा की आवाज आई। मलिक सिंह को संभालता हूं, तो उधर देख। एक्स्ट्रा सीढ़ियां चढ़ता कह उठा। 3 गोलियां कैसे चली? उसके 2 आदमी थे कमरे में, उन्हें खत्म किया, परंतु जसवंत मेरी गोली से बच गया। एक्स्ट्रा उधर भागता चला गया जिधर धर्मा ने इशारा किया था। पुलिस वाला उसके पीछे पीछे भागा और धर्मा के पास से निकलता कह उठा।
तुम कहीं मत जाना, तुमने अभी अभी 2 की हत्या की बात मानी है, मैं तुम्हें भी गिरफ्तार करूंगा। पुलिस वाला दौड़ता हुआ एक्स्ट्रा के करीब पहुंचा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझे चकमा देना चाहते हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लेना। पहले जसवंत को देखो, वो कहाँ है? वो यहीं कहीं आया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक्स्ट्रा ठिठका। हर तरफ मशीनों का जाल बिछा हुआ था, ऐसे में किसी को ढूंढ निकालना आसान नहीं था। एक्स्ट्रा की निगाह हर तरफ घूर रही थी। पुलिस वाला भी एक्स्ट्रा को भूलकर जसवंत की तलाश में आगे बढ़ा। एक्स्ट्रा और पुलिस वाला दाएं बाएं फैलते चले गए। तुम अकेले हो क्या? एक्स्ट्रा ने नजरें घुमाते पुलिस वाले से पूछा। 8 और हैं। वो नजर नहीं आ रहे? अब तक तो वो भीतर आ चुके होंगे, तुम सबको गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। दोनों में 15 कदम का फासला हो गया। तुम जसवंत को तो पकड़ नहीं पा रहे, मुझे क्या पकड़ोगे? एक्स्ट्रा ने नजरें घुमाते हुए कहा। चुप रहो, वो यहीं कहीं छिपा हो सकता है। बात करने से उसे हमारी स्थिति का आभास होता रहेगा। पुलिस वाला बोला। तुम्हारी बातें सुनकर वो सामने नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि यहां से बचकर निकलना उसके लिए आसान नहीं। वो कैसे? पुलिस जो हर तरफ फैली। तभी पुलिस वाले की गर्दन पर रिवॉल्वर की नाल आ लगी। वो चिहुका। हिलना मत। जसवंत का खतरनाक स्वर कानों में पड़ा। रिवॉल्वर गिरा दो। पुलिस वाले ने उसी पल रिवॉल्वर गिरा दी। फर्श पर रिवॉल्वर टकराने की आवाज उभरी। क्या हुआ? एक्स्ट्रा की आवाज आई। पुलिस वाले की जान सूख रही थी। वो क्या जवाब देता? ऐसे ही खड़ा रह। जसवंत की गुर्राहट दिलीप जसवंत की गुर्राहट पुलिस वाले के कानों में पड़ी। फिर उसने पुकारा, एक्स्ट्रा। अगले ही पल रिवॉल्वर थामे 5 कदमों की दूरी पर एक्स्ट्रा दिखा। मैं इस पुलिस वाले को मारने जा रहा हूं। जसवंत उसे देखते ही गुर्राया। इसकी मौत नहीं देखना चाहता तो रिवॉल्वर फेंक दे। ये मेरा रिश्तेदार नहीं है जो इसकी वजह से अपनी जान खतरे में डालूं। ये क्या कह रहा है? पुलिस वाला सूखे स्वर में बोला। ये मुझे मार देगा। तो मैं क्या करूं? जसवंत पुलिस की ओट में था। सिर्फ उसका चेहरा ही पुलिस वाले के कंधे के पास नजर आ रहा था। पुलिस वाले की हालत और भी बुरी हो गई थी। जसवंत और एक्स्ट्रा एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। जसवंत की रिवॉल्वर पुलिस वाले की गर्दन पर थी, जबकि एक्स्ट्रा के हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख सामने की तरफ था। तुम लोगों ने मेरे काम में दखल देकर बुरा किया, जसवंत बोला। मलिक सिंह की हमें जरूरत थी, एक्स्ट्रा बोला। तू भी मरेगा साले। मार। मुझे क्यों अपनी लड़ाई में ले रहे हो? पुलिस वाला कांपते स्वर में बोला। मुझे छोड़ दो। तभी एक्स्ट्रा ने ट्रिगर दबा दिया। पुलिस वाले की टांगें कांपी और पीछे जा गिरा। गहरी गहरी सांसें लेने लगा। गोली पुलिस वाले के कंधे से के पास से झांकते जसवंत की नाक पर जा धंसी थी। जसवंत के शरीर को तीव्र झटका लगा और वो पीछे जा गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी थी। गहरी शांति छा गई थी वहां। एक्स्ट्रा रिवॉल्वर थामे आगे बढ़ा और जसवंत को चेक किया। वो मर चुका था। एक्स्ट्रा ने पलटकर पुलिस वाले को देखा। पुलिस वाला वहीं धूल भरे फर्श पर बैठा गहरी गहरी सांसें लेता उसे देख रहा था। उसका रंग फक पड़ा था। एक्स्ट्रा मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ता कह उठा, उठ जाओगे या मैं सहारा दूं? पुलिस वाला कांपती टांगों से उठा। हाथ में अभी भी रिवॉल्वर थमी थी। तुम तुमने गोली चला दी? अगर मुझे लग जाती तो? कैसे लग जाती? मैंने उसका निशाना लिया था। एक्स्ट्रा पुनः मुस्कुराया। 2 इंच का फासला तो था। 2 इंच बहुत ज्यादा होता है। मैं ऐसे गोली ना मारता तो वो तुम्हें मार देता। हाँ, वो खतरनाक था। मेरे से भी ज्यादा? नहीं, तुम ज्यादा खतरनाक हो। यहाँ पर तुमने लाशें मैंने से मारकर अच्छा किया या बुरा? अच्छा किया। इसी तरह दूसरों को मारकर भी अच्छा किया। ये जुदा बात है कि तब तुम्हारी जान मुसीबत में नहीं थी। पुलिस वाला अब संयत हो चुका था। अब भी मुझे गिरफ्तार करोगे? एक्स्ट्रा मुस्कुराया। नहीं।
अपने साथी को लो और चले जाओ यहां से। मलिक सिंह, उसकी जिम्मेदारी हमारी, खाना पूर्ति करके उसे भी छोड़ देंगे। यहाँ इतने लोग मरे हैं, दिखाना तो पड़ेगा कि मलिक सिंह को छुड़ाने के लिए अपहरणकर्ताओं से मुठभेड़ हुई और ये लोग मारे गए। पुलिस वाले ने लंबी लंबी सांसें ली। अपनी ड्यूटी निभाना बखूबी जानते हो, जाओ अब। एक्स्ट्रा ने उस तरफ कदम बढ़ा दिए जिधर धर्मा था। तभी गोलियां चलने की छुटपुट आवाजें आने लगी। पुलिस और जसवंत के आदमियों के बीच गोलियां चल रही थी। अगला दृश्य, बाहर और भी पुलिस आ चुकी थी। धर्मा और एक्स्ट्रा जब बाहर निकले तो राघव बाहर कार लिए मौजूद था। दोनों भीतर बैठे तो राघव ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, मलिक सिंह किधर है? उसे पुलिस छोड़ेगी। लाशों की खाना पूर्ति के लिए दिखाना पड़ेगा कि पुलिस ने मुठभेड़ करके उसे आजाद कराया है। वो तो मलिक सिंह को जान से मारने का प्रोग्राम बनाए बैठे थे। हम वक्त पर पहुंचे। धर्मा क्या उठा। नोटों की बात की मलिक सिंह से? एक्स्ट्रा ने पूछा। हाँ, वो बहुत खुश है कि हमने उसकी जान बचा ली। धर्मा मुस्कुरा पड़ा। कह रहा था हमें खुश कर देगा। खुश कर देगा? हाँ, ये काम तो औरतें करती हैं, वो मर्दों को खुश करती हैं। उसका मतलब नोटों से था कि, तो यूं कह नोटों से खुश कर देगा। एक्स्ट्रा हंस पड़ा। तभी तभी राघव कह उठा, अब हमें पंडित का काम निपटाना है। जरूर, एक्स्ट्रा बोला। वो तो। तभी राघव की जेब में पड़ा फोन बज उठा। राघव कार ड्राइव कर रहा था। उसने फोन निकालकर धर्मा को दिया। धर्मा ने बात की। हेलो, जगमोहन, पहचाना? जरूर पहचाना भाई मेरे, धर्मा बोला। दुबई से कब लौटे तुम और देवराज चौहान? देवराज चौहान के ठीक होते ही आ गए थे, 5-7 दिन बाद। बता, फोन क्यों किया? तुम लोगों ने दुबई में देवराज चौहान को बचाने में सहायता की। जगमोहन का स्वर कानों में पड़ा। हम पुरानी बातें याद नहीं रखते, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। तो मेरे पास कुछ जानकारी है जो तुम्हारे काम की है। ये बात है तो बोल। वीरेंद्र त्यागी की याद है या भूल गए? वो हरामी, वो कुत्ता, वही जो देवराज चौहान बनकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और नवाब अंसारी को भी तुम्हारे हाथों से ले उड़ा। याद मत दिला उस हरामी की, खून खौलता है। धर्मा गुर्रा उठा। अगर उससे मिलना चाहते हो तो बता सकता हूं कि वो कहाँ मिलेगा। बता, बता, सोचता क्या है? उसकी लाश का ऐसा बुरा हाल करूंगा कि। इस वक्त वीरेंद्र त्यागी पांडिचेरी जेल में है। पांडिचेरी जेल? हाँ। फिर क्या फायदा, जेल में जाकर तो उसे पकड़ने से रहे। 3-4 दिन में ट्रेन द्वारा उसे पांडिचेरी से मुंबई लाया जा रहा है। हम्म, तेरी ये बात जची। ट्रेन में उस पर हाथ डाला जा सकता है जबकि उसके आसपास पुलिस होगी। उस थोड़ी सी पुलिस से तो निपटा जा सकता है। खबर पक्की है ना? जबरदस्त पक्की। तो फिर दुबई वाला एहसान उतर गया, धर्मा बोला। दुबई में तुम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया था। मैं तुम्हारे काम आया था, तुम मेरे काम आए। वो हिसाब तो बराबर हो गया था। ये तो मेरी शराफत है कि मैंने तुम लोगों को वीरेंद्र त्यागी की खबर दी। अभी तो तू कह रहा था कि दुबई में हमने देवराज चौहान को बचाने में तुम्हारी सहायता की। जुबान फिसल गई थी। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। जबकि ऐसा कुछ था नहीं। कुछ नहीं था? धर्मा की आवाज तेज हो गई। भाड़ में जा, उधर से जगमोहन ने कहा और फोन बंद कर दिया। धर्मा ने कान से फोन हटाया। जगमोहन था? राघव बोला। हाँ, जैसा कि उसकी आदत है, बहुत प्यार से बात कर रहा था। डंडा चढ़ाऊंगा कभी। क्या कह रहा था? वीरेंद्र त्यागी के? कहता है वीरेंद्र त्यागी पांडिचेरी जेल में है और 3-4 दिन में पुलिस उसे ट्रेन पर मुंबई ले जाने वाली है। आरडीएक्स की नजरें मिली। राघव, एक्स्ट्रा होंठ भींच कर बोला। पंडित के काम के नोट लिए कि नहीं?
अभी नहीं, लेना भी नहीं। सबसे पहले हरामजादे वीरेंद्र त्यागी का काम निपटाएंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम। एक्स्ट्रा गुर्रा उठा। लेकिन त्यागी पुलिस कस्टडी में होगा। पहले हम त्यागी को पुलिस के हाथों से निकालेंगे, उसके बाद हरामजादे को बताएंगे कि हम क्या हैं। धर्मा कठोर स्वर में बोला। तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं क्यों इनकार करूंगा। राघव के होंठ भी राघव के भी होंठ भिज गए थे। इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी पौंडीचेरी पहुंचना होगा और त्यागी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके हमें यह देखना होगा कि हम कैसे त्यागी पर हाथ डालें। धर्मा, पता कर पौंडीचेरी की फ्लाइट कब की है। एक्स्ट्रा कह उठा। धर्मा की उंगलियां मोबाइल फोन के कीपैड पर चलने लगी। अगला दृश्य। वीरेंद्र त्यागी जेल में बंद है, परंतु त्यागी जैसा इंसान त्यागी जैसा इंसान शांत नहीं बैठ सकता। हर वक्त किसी न किसी खुराफात में लगे रहना उसकी फितरत है। तो जरा देखें कि वो किस उधेड़ बुन में लगा है। त्यागी को जेल में बंद हुए आज तीसरा दिन था। जेल में भी जेलर कृष्णा कुट्टी के इशारे पर त्यागी पर सख्त निगरानी की जा रही थी। त्यागी इस बात से भली भांति वाकिफ था, परंतु खामोशी से वो अपना चक्र घुमाए जा रहा था और किसी को उसके खेल का पता ना था। जेल में उसे माले मिल गया था। माले, जो कि कई साल पहले उसके साथ काम कर चुका था। 35 बरस का माले क्रूर किस्म का इंसान था। रहम करना तो जैसे उसके बस का ही नहीं था। माले को डकैती के सिलसिले में गिरफ्तार करके जेल में बंद किया हुआ था। हर दूसरे दिन पुलिस वाले पूछताछ के लिए आते कि उसने डकैती का माल कहाँ रखा है, परंतु माले पूछताछ के दौरान पुलिस वालों को अपने दांत दिखाता रहता। यूं पुलिस वालों ने उसे रिमांड पर भी रखा था, परंतु उसने अपना मुंह नहीं खोला। टॉर्चर की हर सीमा सहेली थी। त्यागी को वहां पाकर माले खुश था। माले को भी उसी ट्रेन की बोगी में मुंबई भेजा जा रहा था, क्योंकि वह डकैती उसने मुंबई में की थी और पकड़ा विजयवाड़ा में गया था। आज खाने के दौरान उसे खुले हॉल में त्यागी और म... आज खाने के दौरान उस खुले हॉल में त्यागी और माले मिले। क्यों गुरु, कैसी तबीयत है। माले मुस्कुराया। जेल की रोटियां पसंद आई। खाने के दौरान त्यागी और माले पास पास ही थे। जेल की रोटियां एक दो दिन और सही, त्यागी बोला। सुना है किस्मत वाला ही जेल की रोटी खाता है। मैं इस मामले में किस्मत वाला नहीं बनना चाहता, त्यागी खाते हुए बोला। कब ले जा रहे हैं हमें मुंबई। मेरे ख्याल में एक दो दिन में। तूने कुछ इंतजाम कराया क्या, जैसे मैंने तेरे को कहा था। सोमा आया था आज सुबह मुझे मुझे मिलने। मैंने मिलने से के लिए उसे सिपाही से फोन करवाया था। तो मैंने उसे सब समझा दिया। सब। हाँ, सब। विजयवाड़ा में वो अपना कमाल दिखाएगा। कुछ करने लायक है वो। मेरा भाई है वो। सब कुछ करने लायक है। एक नंबर का हरामी काइयां। तभी तो आज तक पकड़ा नहीं गया। वो कहता है जैसे मैंने कहा है वो सब विजयवाड़ा में करेगा। अगर पुलिस ने रूट बदल दिया और हमें विजयवाड़ा ना लेकर गई तो विजयवाड़ा होते हुए ही हमें मुंबई पहुंचना है। ये तो पक्का है, माले बोला। पक्का कैसे। बातों के दौरान दोनों खाना भी खाते जा रहे थे। एक हवलदार ने बताया है कि जेल के कुछ कैदियों को विजयवाड़ा पुलिस के हवाले करना है और वहां से किसी बड़े कैदी को बोगी में ला देंगे मुंबई के लिए। बड़ा कैदी। हाँ। कौन है वो। पता नहीं, लेकिन वो खतरनाक है। उसी के कारण बोगी को पौंडीचेरी से विजयवाड़ा होते हुए मुंबई ले जाया जाएगा। नाम पता कर उसका। नाम पता कर उसका, कौन है वो। खामखा की पूछताछ मत करवा, कोई शक खा जाएगा। त्यागी खामोशी से खाना खाता रहा। माले की निगाह आसपास घूमी। वहां घूमते जेल कर्मियों की आवाज बराबर आ रही थी। जल्दी करो, जल्दी करो, खाने का समय पूरा होने वाला है। गुरु, माले बोला। हाँ। क्या हम सच में आजाद हो जाएंगे।
माले ने पूछा। तेरा तो पता नहीं, लेकिन त्यागी को कैद में रहना पसंद नहीं है। मैं निकल जाऊंगा, त्यागी ने खतरनाक स्वर में कहा। मैं तेरे साथ ही तो हूं गुरु, फिर तू भी आजाद हो जाएगा। पक्का? बिल्कुल पक्का। उस बोगी का नक्शा तो मैंने पुलिस वालों से बनवाकर कल तेरे को दे दिया था, माले ने कहा। हाँ, देखा उसे। बोगी के भीतर साले बहुत सख्त इंतजाम है। सख्त इंतजाम? हाँ। तो फिर कैसे काम होगा? मैं निपट लूंगा। त्यागी को खतरनाक खेल खेलने में ही तो मजा आता है। कुछ मुझे भी बता गुरु की। तेरे को जितना समझा चुका हूं वो याद रख। बाकी उस बोगी में पहुंचते ही तो खुद ही समझ जाएगा। माले सिर हिलाकर रह गया। यहां से कितने कैदी बोगी में ले जाए जाएंगे? 10-12 तो होंगे। सब खतरनाक हैं? कुछ खतरनाक हैं, कुछ नहीं। मिला जुला ही मामला है। ठीक है, तो ये पता कर कि कब हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। कहते हुए त्यागी मुस्कुरा पड़ा। अगला दृश्य। पुलिस कमिश्नर जीना रेड्डी अभी अभी फोन पर बात करके हटा था। उसे बताया गया था कि कैदियों को ले जाने वाली बोगी कुछ देर पहले ही पौंडीचेरी स्टेशन पर पहुंच गई है। जीना रेड्डी ने पहला फोन कृष्णा कुट्टी को किया। कैसे हैं कृष्णा साहब? बहुत बढ़िया हूँ जीना साहब, मेरे लायक कुछ सेवा बताइए। मुंबई से कैदियों को ले जाने वाली बोगी आ पहुंची है। ये तो अच्छी खबर दी आपने। कैदियों को कब रवाना करने का प्रोग्राम है? परसों का दिन रख लेते हैं, तब तक मैं खाना पूर्ति कर लेता हूँ। जैसी आपकी इच्छा। क्या आप उन कैदियों की लिस्ट मुझे देंगे जिन्हें बोगी में बिठाया जाना है? कोई खास वजह? यूं ही जरा जानकारी चाहता था। मैं लिस्ट भिजवा देता हूँ। मेहरबानी आपकी। ये कैदी किसकी देखरेख में ले जाए जाएंगे? कैदियों को लाने ले जाने का काम सब इंस्पेक्टर अन्ना मलाई करेगा। कृष्णा कुट्टी की आवाज कानों में पड़ी। अन्ना मलाई कैसा पुलिस वाला है? एकदम सख्त, अपने फर्ज के प्रति पक्का। उसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। मुझे वीरेंद्र त्यागी की चिंता है। वो ठीक ठाक मुंबई में वानखेड़े को मिल जाएगा? वो पक्का मिल जाएगा। मैं उन कैदियों में अपना एक आदमी बिठाना चाहता हूं। कैदियों में? जी हाँ। वो क्यों? ताकि बोगी में किसी तरह की कोई गड़बड़ हो तो वो संभाल सके। लेकिन सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई के साथ 3 और पुलिस वाले भी होंगे। वहां कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई तो वो सब संभाल लेंगे। आप किसी तरह की बात की चिंता ना करें, सब ठीक रहेगा। अगर कैदियों में मेरा आदमी बैठ जाएगा तो मुझे तसल्ली रहेगी। लगता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं। विश्वास है, परंतु मैं अपनी तसल्ली के साथ चलना चाहता हूं, जीना रेड्डी ने कहा। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है, आप अपना आदमी कैदियों में बिठा दीजिएगा। ये बात सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई को पता न चले। सफर के दौरान अन्नामलाई की किसी हरकत से कैदी शक खा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा कि अन्नामलाई को यह बात ना बताऊं। उसके बाद जीना रेड्डी ने एक और फोन किया। वेदराम, मेरे पास आओ। यस सर। 15 मिनट बाद 32 बरस के वेदराम ने भीतर प्रवेश किया। वेदराम चुस्त चालाक पुलिस वाला था। जो काम हाथ में लेता था वो पूरा करके ही रहता था। सर, उसने सैल्यूट किया। बैठो। वेदराम बैठा। क्या कर रहे हो? कत्ल के केस में व्यस्त हूं सर, वेदराम ने सतर्क स्वर में बोला। फुर्सत में आने को कुछ वक्त लगेगा। मुझे। वेदराम कमिश्नर जीना रेड्डी को देखता रहा। ये केस किसी और के हवाले कर दो। अभी? कल शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। जिसे ठीक समझो उसे इस केस पर लगा दो। मुझे क्या करना होगा सर? वीरेंद्र त्यागी नामक एक खतरनाक मुजरिम पकड़ा गया है। उसे मुंबई ले जाना है।
यूं तो कैदियों को ले जाने वाली स्पेशल बोगी मुंबई से पौंडीचेरी पहुंची है। जेल की तरफ से 4 पुलिस वाले कैदियों के साथ होंगे, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर भी है। परंतु बोगी में और कैदी परंतु बोगी में और कैदी भी होंगे। उनमें से कुछ को विजयवाड़ा पुलिस स्टेशन पर उतारना है और वहां से भी 2-4 कैदियों को बिठाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इन खतरनाक कैदियों को संभालने के लिए 4 पुलिस वाले कम हैं। परंतु मैं जेल के इंतजाम पर कुछ कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वीरेंद्र त्यागी की ठीक ठाक ढंग से डिलीवरी इंस्पेक्टर वानखेड़े को दे दी जाए। वेदराम जीना रेड्डी को देखता रहा। इंस्पेक्टर वानखेड़े मेरे बेहद करीब का है। वो आज कमिश्नर होता, परंतु उसने तरक्की लेने से इनकार कर दिया था। वो फील्ड में रहकर काम करना चाहता था। हम दोनों दोस्त हैं। जी सर। उसने पहली बार मुझे कोई काम कहा है और मैं उस काम को पूरा कर देना चाहता हूँ। वीरेंद्र त्यागी को वानखेड़े के हवाले करके? हाँ। लेकिन तुम उन कैदियों में कैदी बनकर रहोगे। समझा सर। अगर रास्ते में कहीं गड़बड़ होती है तो तुम संभालोगे। समझ गया। कैदियों में तुम्हारी सेंट कैदियों में तुम्हारी सेटिंग जेलर कृष्णा कुट्टी ही करेगा। वेदराम ने सिर हिलाया। मैं चाहता हूं कि यह सफर आसानी से कट जाए। पूरी कोशिश करूंगा सर। इस बात की। सफर कब शुरू होगा? परसों सुबह। सही वक्त अभी मुझे मालूम नहीं। ठीक है सर। कल जेलर के साथ एक मीटिंग हो सकती है। मैं फुर्सत में रहूंगा। जब भी चलना हो मुझे बता दीजिएगा। जो भी प्रोग्राम होगा मैं बता दूंगा। सर, मैं उन कैदियों के बारे में जानना चाहूंगा जो ट्रेन में बिठाए जाने वाले हैं। मैंने उन सबकी लिस्ट जेलर से मंगवाई है। बोगी में मौजूद पुलिस वालों को अपनी मौजूदगी के बारे में जानकारी होगी? वेदराम ने पूछा। मैंने तो इस बात के लिए जेलर को मना किया है कि वो नहीं मानेगा। वेदराम मुस्कुराया। क्योंकि ऐसा करना उसकी निगाह में ठीक नहीं होगा। मेरी निगाहों में भी ठीक नहीं। पुलिस वाले को आपस में पत्ते खोल कर चलना चाहिए, वरना सफर में भूल चूक हो सकती है। वेदराम बोला। कल देखेंगे इस बारे में कि क्या होता है। सर, वो स्पेशल बोगी कैसी है? मैं नहीं जानता। तुम स्टेशन जाकर उस बोगी को देख सकते हो। उसकी चाबी स्टेशन मास्टर के पास है। ठीक है सर। वेदराम उठ खड़ा हुआ। इस बारे में तुम किसी से बात नहीं करोगे? नहीं करूंगा सर। वेदराम बाहर निकल गया। जीना रेड्डी ने सिगरेट सुलगाई, फिर रिसीवर उठाकर मुंबई वानखेड़े का नंबर मिलाया। बात हो गई। वीरेंद्र त्यागी को तुम्हारी सेवा में पेश करने की तैयारी कर रहा हूं वानखेड़े। धन्यवाद। कब की तैयारी है? परसों सुबह की। मुझे भरोसा है कि तुम तैयारी पक्की करोगे। वानखेड़े की आवाज कानों में पड़ी। मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहेगी। क्या त्यागी इतना खतरनाक है? हाँ, वो खतरनाक है। परंतु सफर के दौरान कोई चालाकी न दिखा सकेगा। जीना रेड्डी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। उस ट्रेन में मैं इंस्पेक्टर वेदराम को कैदी के रूप में बिठा रहा हूं, ताकि ताकि कोई गड़बड़ हो तो वो संभाल सके। ये ठीक रहेगा। तुमने बोगी का विजयवाड़ा का रूट क्यों बनाया? विजयवाड़ा से भी एक खास कैदी को लेना है। खास कैदी? डकैती मास्टर देवराज चौहान। ओह, वो पकड़ा गया? विजयवाड़ा पुलिस के हाथ लगा है वो। मुझे उसकी कब से तलाश थी। त्यागी और देवराज चौहान के मुंबई पहुंचते ही मैं व्यस्त हो जाऊंगा। इन दोनों ने मुझे परेशान कर रखा था, खासतौर से त्यागी ने। ठीक है, जब ये तुम्हारे पास पहुंच जाए तो तुम निपटते रहना। यहां से भेजकर मेरी ड्यूटी तो खत्म हो जाएगी। मेरी जरूरत हो तो कहो, मैं आ जाता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं। यहां सब ठीक है। अगला दृश्य। जेलर कृष्णा कुट्टी ने सब इंस्पेक्टर अन्नामलई को बुलाया। बैठो। कृष्णा कुट्टी ने कहा। अन्नामलई बैठा। तुमने नेवल से एक कैदी को लाना है। कृष्णा कुट्टी कह उठा। आज रात को जाऊंगा और कल सुबह 12 बजे तक उसे लेकर पहुंच जाऊंगा। अन्नामलई ने कहा। वैन पर जाओगे? जी।
साथ में एक हवलदार और एक ड्राइवर होगा। परसों के लिए तैयार हो? पूरी तरह। सब इंस्पेक्टर अन्नामलई मुस्कुराया। सबके सब खूंखार कैदी हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है सर, मेरे लिए तो ये रोज का काम है। लेकिन उस स्पेशल बोगी को मैं देखना चाहूंगा। जरूर देखो। कल देख लेना जब नेवल से वापस लौटोगे। कौन कौन से कैदी मुंबई ले जाने हैं? यहाँ से 10-12 चढ़ेंगे। लिस्ट तैयार हो रही है, जिन्हें मुंबई भेजना है। उनमें से कुछ को विजयवाड़ा उतारा जाएगा। विजयवाड़ा होते हुए मुंबई पहुंचना है? हाँ, विजयवाड़ा से एक कैदी को लेना है। एक कैदी? हाँ, एक कैदी। वो खतरनाक है। उसी के लिए विजयवाड़ा का रूट बनाया गया है। अन्नामलई ने सिर हिलाया। तुम कल नेवल से लौटोगे तो तुम्हें सब कैदियों की लिस्ट दे दी जाएगी। साथ में तुम कितने पुलिस वाले रखोगे? 3। चाहो तो और रख सकते हो। जरूरत नहीं सर। एक और बात की जानकारी तुम्हें देना चाहता हूँ, कृष्णकुट्टी ने गंभीर स्वर में कहा। वो क्या? कमिश्नर जीना रेड्डी अपना एक आदमी कैदियों में बिठाना चाहता है। वो क्यों सर? अन्नामलई की आंखें सिकुड़ी। सावधानी के नाते। उन्हें इनकार कर दीजिए। कैदियों को ले जाना मेरे लिए रोज की बात है, और इनकार करने से बात नहीं बनेगी। क्यों? इस बात के लिए वो ऊपर से ऑर्डर ले लेगा। अन्नामलई के चेहरे पर असहमति दिखी। जीना रेड्डी का कहना है कि रास्ते में कोई गड़बड़ हुई तो उसका आदमी संभाल लेगा। वहां हम भी तो हैं। अन्ना, इस मामले में बहस मत करो। कभी कभी सामने वाले की बात भी रखनी पड़ती है। जो भी हो सर, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। पसंद कर लो, ये बात हमें माननी पड़ेगी। जेलर मुस्कुराया। जीना रेड्डी को वीरेंद्र त्यागी की चिंता है। जैसा आप ठीक समझे सर। अन्नामलाई ने बात खत्म करनी चाहिए। इस बार कृष्णकुट्टी ने गंभीर स्वर में कहा, ज्यादा खतरनाक कैदियों को इकट्ठे ले जाया जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। तुम सावधान रहना। मैं अवश्य सावधान रहूंगा सर। अगला दृश्य। 5 घंटे बाद इंस्पेक्टर वेदराम जीना रेड्डी के ऑफिस में पहुंचा। कहो वेदराम। सर, मैं स्टेशन पर खड़ी बोगी को देखकर आ रहा हूं, वेदराम ने कहा। मैंने बोगी के सारे इंतजामों को बारीकी से चेक किया है। मेरे ख्याल में तो मुझे कैदियों के बीच बैठने की जरूरत नहीं है। क्या इतने इंतजाम इतने बढ़िया हैं? जी हाँ सर। वहां पहुंचने के बाद कैदी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। जीना रेड्डी मुस्कुराया। कैदियों को ले जाने के लिए स्पेशल बोगी बनाई गई है तो उसके इंतजाम भी पक्के होंगे। सफर के दौरान सब कैदी सीधे रहेंगे सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन तुम्हें कैदी बनकर उनके साथ जाना होगा। मैं जरूर जाऊंगा सर। मैंने तो अपनी राय रखी है। वेदराम मुस्कुरा कर कह उठा। तभी कृष्णा तभी फोन बज उठा। जीना रेड्डी ने बात की। जेलर कृष्णा कुट्टी का फोन था। मैंने सब इंस्पेक्टर अन्नामलई को तुम्हारे आदमी के बारे में बता दिया है। ये जरूरी था। कोई बात नहीं। 1 घंटे तक तुम्हारे पास कैदियों की लिस्ट और उनके जुर्मों का ब्यौरा पहुंच जाएगा कमिश्नर। थैंक्स। तुम मेरे बहुत से काम कर रहे हो। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। कृष्णा कुट्टी की आवाज आई। बोगी किस ट्रेन के साथ लगाई जाएगी? सुबह 8:40 पर विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेन के बीचों बीच बोगी लगाई जाएगी। विजयवाड़ा पहुंचने पर उस बोगी को दूसरी ट्रेन के साथ लगा दिया जाएगा जो कि मुंबई जाने वाली होगी। बोगी को विजयवाड़ा कितनी देर रुकना पड़ेगा? शायद 1 घंटा। जब 9:40 की ट्रेन विजयवाड़ा पहुंचेगी तो मुंबई जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर मौजूद होगी। 9:40 वाली ट्रेन विजयवाड़ा पहुंचने में ज्यादा वक्त भी ले सकती है। दोनों ट्रेनों का टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। मुंबई जाने वाली ट्रेन रुकी रहेगी जब तक कैदियों वाली बोगी विजयवाड़ा नहीं पहुंचती। फिर ठीक है। वैसे सब ठीक रहेगा, ट्रेन वक्त पर पहुंचेगी, जीना रेड्डी ने कहा। शाम को 5 बजे उस ट्रेन के विजयवाड़ा पहुंचने का टाइम है। हाँ। बात खत्म हुई तो जीना रेड्डी रिसीवर रखते हुए कह उठा।
जेलर ने सब इंस्पेक्टर अन्नामलई को तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम कैदियों के बीच मौजूद रहोगे? ये बात तो मैंने पहले ही कही थी कि वो जरूर बताएगा। 1 घंटे तक कैदियों की लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, कमिश्नर जीना रेड्डी ने कहा। अगला दृश्य। अगले दिन विजयवाड़ा में देवराज चौहान। लॉकअप में बंद था देवराज चौहान। पहरा सख्त था। इंस्पेक्टर सुनील वर्मा देवराज चौहान के पास पहुंचा। लॉकअप के बाहर 2 पुलिस वाले थे। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? वर्मा ने पूछा। नहीं, तुम लोग सब जरूरतें पूरी कर रहे हो, देवराज चौहान मुस्कुराया। सिगरेट का पैकेट और मिल जाए तो अभी भिजवा देता हूं। ये सब खर्चे तुम अपनी जेब से कर रहे हो? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ, क्यों? वर्मा ने उसे देखा। पैसा मिलेगा तुम्हें? नहीं, मेरे पास पैसे हैं। जो खर्चा मुझ पर हुआ है वो किसी कैदी से पैसा लेना मेरे उसूल के खिलाफ है, वर्मा ने शांत स्वर में कहा। तुम खर्च किए पैसे मुझसे ले रहे, मैं अपनी खुशी से तुम पर खर्च कर रहा हूं। कोई दबाव नहीं है मुझ पर। देवराज चौहान ने सुनील वर्मा को देखा। वर्मा मुस्कुराया। डकैती मास्टर देवराज चौहान की सेवा का मौका है, शायद मुझे दोबारा न मिले, वर्मा ने कहा। तुम्हारी सेवा करके मुझे खुशी हो रही है। अजीब हो, कुछ लोग मेरे बारे में ऐसा ही विचार रखते हैं, लेकिन मैं ठीक हूं। तुम्हें एक खबर देने आया था। क्या? आज की रात यहाँ तुम्हारी आखिरी रात होगी। कल शाम को तुम्हें मुंबई की ट्रेन में बिठा दिया जाएगा। अच्छी खबर है। रात खाने में खुश रात खाने में कुछ खास खाना चाहते हो तो बता दो, मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे फांसी पर भेजा जाने वाला हो, देवराज चौहान बोला। मैं नहीं जानता। मैं चाहता हूं विजयवाड़ा की आखिरी रात का खाना तुम्हें याद रहे। मेरा आखिरी खाना कहीं भी नहीं होता। जब होगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। बोलो, रात क्या खाओगे? चाहो तो बोतल भी मिल सकती है। बहुत मेहरबान हो रहे हो मुझ पर। मेरी ये सेवा डकैती मास्टर देवराज चौहान के लिए है। तुम्हें वो रकम कबूल कर लेनी चाहिए थी जो जगमोहन तुम्हें दे रहा था। नोट? डिग्गी भरकर। सच बात तो यह है कि मैं एक साथ इतने नोटों को देखकर घबरा गया था, वर्मा मुस्कुराया। कम ले लो। धन्यवाद। सरकार से मुझे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। मैं तो मैं बोतल का इंतजाम करवाऊं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। रोज जो सादा खाना देते हो वही देना। बोतल भी नहीं? मैं पीने का शौकीन नहीं हूं। हैरानी है, मैंने तो सोचा था कि तुम बोतल पाने को तरस रहे होगे, वर्मा हंसा। सिगरेट भिजवा देना। जरूर। मैं अभी अगर डिग्गी पसंद हो तो वो तुम्हें अभी भी मिल सकती है, देवराज चौहान ने कहा। नहीं, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा रिश्वत कभी मत लेना। तुम क्या सोचते हो कि मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा? नहीं पहुंचोगे? वर्मा की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। नहीं, कभी नहीं। तो तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे साथी तुम्हें छुड़ा लेंगे? अपने साथियों पर भरोसा अपने साथियों पर भरोसा करके मैं बड़े बोल नहीं बोलता। तो मैं मुंबई पहुंचने से पहले ही पुलिस के हाथों से निकल जाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। बहुत भरोसे के साथ ये बात कह रहे हो। सच बात कहना बुरा नहीं है। मैं तुम्हारी बात कमिश्नर साहब तक अवश्य पहुंचा दूंगा। जो तुम चाहो करो। मेरी ड्यूटी तुम्हें ट्रेन के भीतर पहुंचाने तक है, यानी कि कल शाम के 5 बजे तक। और मेरा दावा है कि कल शाम 5 बजे तक तुम फरार नहीं हो सकोगे, देवराज चौहान। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, इंस्पेक्टर। मुझे खुशी है कि तुम मेरी कस्टडी से फरार होने की नहीं सोच रहे। वर्मा ने गहरी सांस ली। तुम मौका नहीं दे रहे क्योंकि मुझे तुम्हारे दोस्त की डिग्गी पसंद नहीं है, सुनील वर्मा ने कहा और पलटकर आगे बढ़ गया। देवराज चौहान ने पैकेट में पड़ी आखिरी सिगरेट सुलगा ली। तभी लॉकअप के बाहर खड़े 2 में से एक पुलिस वाला बोला,
नोट देखकर इंस्पेक्टर साहब नहीं पटने वाले। ये ना तो खुद नोट लेते हैं न लेने देते हैं। हम परेशान हैं इस थाने में आकर। कुछ अकल सीखो और समझो कि ईमानदारी में कितनी ताकत होती है। देवराज चौहान बोला। तुम मुझे समझा रहे हो? वो पुलिस वाला बोला। हाँ, तुम्हें ही समझा रहा हूं। देवराज चौहान मुस्कुराया। पुलिस वाले ने मुंह बिचकाया और दूसरी तरफ देखने लगा। अगला दृश्य। सुंदर ने जगमोहन से कहा, पता लगा है कि कल शाम को देवराज चौहान को ट्रेन में बिठाया जाएगा। कल शाम को? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, पांडिचेरी से वो ट्रेन शाम 5 बजे विजयवाड़ा पहुंच रही है, जिसमें कैदियों वाली बोगी लगी होगी। वो ट्रेन विजयवाड़ा तक की है। उस बोगी को ट्रेन से अलग करके मुंबई जाने वाली ट्रेन में जोड़ दिया जाएगा, जो कि शाम 6 बजे चलती है विजयवाड़ा से। जगमोहन ने सुंदर को देखा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है जगमोहन, लेकिन करने को भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। पुलिस स्टेशन पर सख्त पहरा है। वहां से देवराज चौहान को निकालने की चेष्टा करते हैं तो गोलियां चलेंगी। मैं नहीं चाहता कि पुलिस वालों की जान जाए। मरने दो उन्हें, देवराज चौहान को तो हम निकाल लेंगे। जगमोहन ने सुंदर को घूरा। क्या हुआ? दोबारा ये बात मत कहना। अगर हमारे हाथ से पुलिस वाले मरे तो देवराज चौहान मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। ओह, हमारे जो उसूल हैं वो नहीं तोड़ते। और देवराज चौहान? दो जगह हैं जहां से देवराज चौहान को निकाला जा सकता है। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। कौन सी जगह? कल शाम को देवराज चौहान को पुलिस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाएगा। रास्ते के बीच देवराज चौहान को आजाद कराने की चेष्टा कराई जाएगी। जगमोहन ने कहा। उसे सख्त पहरे के बीच ले जाया जाएगा। पुलिस लापरवाही इस्तेमाल नहीं करेगी। सुंदर ने कहा। जरा सोचो कि पुलिस ने थाने के बीच देवराज चौहान को सख्त पहरे में रखा है। जब वो बाहर निकलेंगे तो और भी सख्त पहरा होगा। ऐसा हुआ तो फिर कोशिश करना बेकार होगा। जगमोहन ने होंठ भींचकर कहा। दूसरी कौन सी जगह है? जब ट्रेन मुंबई पहुंचेगी और वो लोग देवराज चौहान को पुलिस हेडक्वार्टर ले जाएंगे। मेरे ख्याल में वहां भी देवराज चौहान को निकाल पाना आसान नहीं होगा। वानखेड़े खुद सब इंतजामों के साथ स्टेशन पर मौजूद होगा। मतलब कि कोई रास्ता नहीं? इन हालातों में तो कोई रास्ता नहीं दिखता। जगमोहन कह उठा और टहलने लगा। चुप्पी रही उनके बीच। कुछ वक्त मिला। उस पुलिस वाले से एक बार फिर बात करके देखते हैं, जगमोहन ने कहा। सुनील वर्मा से? सुंदर चौंका। हाँ, वो नहीं मानेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। उठ। सुंदर उठ खड़ा हुआ। एक रास्ता और भी है, लेकिन वो पक्का नहीं है। जगमोहन बोला। क्या? RDX। वो अवश्य कुछ कर पाएंगे। वो त्यागी को छोड़ने वाले नहीं, अगर उन्होंने कुछ किया। लेकिन देवराज चौहान को विजयवाड़ा पुलिस ने बोगी में डालना है। जब वो ट्रेन तो पांडिचेरी से सुबह 10 के आसपास चल पड़ेगी। अगर रास्ते में RDX ने कुछ किया तो उसका फायदा देवराज चौहान को नहीं मिलेगा। यह भी समस्या है। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। देखते हैं, पहले उस पुलिस वाले से एक बार फिर बात कर लें। बाद में शायद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ हो और उसने पैसे लेने का मन बना लिया हो। वो सख्त पुलिस वाला है, नहीं मानेगा। अगला दृश्य। पांडिचेरी, दोपहर के 2 बजे। सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई नेवल से कैदी को लेकर 2 बजे जेल लौटा। आधा घंटा खाना पूर्ति में लग गया, फिर लंच किया। कुछ देर आराम करके जब उठा तो 4 बज रहे थे। हाथ मुंह धोकर वो फारिग हुआ तो जेलर कृष्णकुट्टी से सामना हो गया। सर, मैं स्टेशन जाकर उस बोगी पर नजर मार लूं? जरूर। तुम्हारे लिए तो देखना जरूरी है, तभी तो कल की तैयारी ठीक से कर पाओगे। इसके बाद अन्नामलाई ने जेल से जीप उठाई और स्टेशन जा पहुंचा। स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को ढूंढा तो उसके असिस्टेंट से बात हुई। मैं सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई हूँ। अन्नामलाई ने उसे अपना कार्ड दिखाकर बोला।
कैदियों को ले जाने वाली जो बोगी मुंबई से आई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। कल मैंने ही कैदियों को ले जाना है उस बोगी में। जरूर देखें सर। उस बोगी की देखरेख हमने स्टेशन के सिक्योरिटी चीफ को सौंप रखी है। अजीत बैरी नाम है उसका। मैं अभी बुलाता हूँ। अन्नामलाई ने वहीं कुर्सी पर बैठकर अजीत बैरी का इंतजार किया। आधे घंटे तक वो आया। ये स्टेशन के सिक्योरिटी चीफ अजीत बैरी हैं और ये अन्नामलाई हैं। कल इन्होंने ही कैदियों को ले जाना है। दोनों ने हाथ मिलाए। अजीत बैरी 50 बरस का लंबा व्यक्ति था। तीखी नाक, चमकती आंखें, हाव भाव में चुस्ती। मैं वो बोगी देखना चाहता हूँ, अन्नामलाई बोला। चलिए। दोनों बाहर निकले और प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ गए। बोगी को अलग हटकर एक लाइन पर खड़ा किया गया था। वहां पहुंचने में उन्हें 20 मिनट लग गए। बोगी पर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। बोगी पर पहरा देने की जरूरत है? अन्नामलाई ने पूछा। बहुत जरूरत है, अजीत बैरी ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा ही ऑर्डर दिया गया है। किसने दिया ये ऑर्डर? मुंबई से इंस्पेक्टर वानखेड़े साहब ने। बोगी के पास टहलते गार्डों ने उन्हें सल्यूट किया। अजीत बैरी ने जेब से चाबियां निकाली और बोगी का बंद दरवाजा चाबी लगाकर खोला। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। भीतर का हाल देखते ही अन्नामलाई ठिठका। उसके होंठ सिकुड़ गए। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि भीतर से इस तरह की बोगी होगी। अन्नामलाई की निगाह बोगी में फिरने लगी। आधी बोगी में आमने सामने की दोनों दीवारों के साथ साथ छोटे छोटे पिंजरे जैसी जगह बनी हुई थी, 3 फीट चौड़ी और 3 फीट लंबी। सामने की तरफ मजबूत लोहे का दरवाजा था जो कि ऑटोमेटिक था। अगल बगल में लोहे की भारी चादरें लगी हुई थी कि ताकि कैदी एक दूसरे को देख ना सकें, बात न कर सकें। कैदी के बैठने के लिए एक सीट ट्रेन की दीवार के साथ फिट कर रखी थी, जिसे खोलकर उस पर बैठा जा सकता था। अगर कैदी का मन खड़ा होने का हो तो सीट को दीवार की तरफ फोल्ड करके अपने खड़े होने की जगह बना सकता था। ऐसे 6 पिंजरे आमने सामने थे। बीच में 3 फीट की जगह खाली आने जाने के लिए थी। उसके बाद जैसी सीटें इसी चेयर कार में लगी होती हैं, वैसी ही सीटें बोगी में लगी हुई थी। उनकी संख्या करीब 25 थी। बीच में 3 फीट चौड़ा रास्ता आने जाने के लिए था। सीटों के पास ट्रेन की दीवार में लोहे के मोटे मोटे कुंडे फंसे हुए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर कैदियों को जंजीर से बांधकर कुर्सी पर बिठाया जा सके कि कैदी चलकर इधर उधर न जा सकें। बोगी की छत पर पंखे पर्याप्त मात्रा में लगे हुए थे। फिर एक छोटा सा कैबिन था जिसे कि बोगी का कंट्रोल रूम कहा जा सकता है। उसमें 2 लोगों के बैठने की जगह थी। कैदियों और इस जगह के बीच स्टील का जालीदार बेहद मजबूत दरवाजा था, जो कि यहाँ के लोगों को कैदियों से अलग करता था। उसे बंद करने के बटन बोगी के कंट्रोल रूम में थे। कंट्रोल रूम में सामने बोर्ड पर ढेर सारे स्विच और 6-6 इंच के कई लीवर लगे नजर आ रहे थे। जालीदार दरवाजे को चाबी लगाकर भी खोला जा सकता था, यानी कि वो मैनुअल भी था और ऑटोमेटिक भी। ये बोगी एयर कंडीशन थी, खिड़कियां नहीं थी। भीतर आने और बाहर जाने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ से दाएं और बाएं दोनों तरफ दरवाजे थे। इनके अलावा कहीं और कहीं पर भी दरवाजा नहीं था। सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई के सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई के चेहरे पर दिलचस्पी के भाव थे। अजीत बैरी उसका चेहरा देख रहा था। मुझे लगता है तुम कैदियों को ले जाने के लिए पहली बार इस बोगी का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक समझे? फिर तो तुम्हें इनके कंट्रोल्स को समझ लेना चाहिए। तुम जानते हो इस सारे सिस्टम को? मुझे भी बताया गया है ताकि यहाँ आने वाले पुलिस वालों को मैं कंट्रोल सिस्टम बता दूं। बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। आओ। दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे। अजीत बैरी ने एक तरफ नजर आ रहे बड़े से लाल स्विच को दबाते हुए कहा, ये मेन स्विच है। पहले सिस्टम को यहां से ऑन किया जाता है। बोगी के नीचे बॉक्स में पावरफुल बैटरियां मौजूद हैं। कंट्रोल रूम को वहां से बिजली मिलती है। अगर नीचे की बैटरियों में गड़बड़ कर दी जाए तो यहाँ के सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। परंतु उन बैटरियों को बेहद मजबूत लोहे के बक्से में रखा गया है। उसे खोल पाना आसान नहीं है। सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई ने सिर हिला दिया। ये देखो। अजीत बैरी ने सफेद रंग का एक बटन दबाया।
वो जाली वाला गेट झूलता चला गया। इस गेट के दूसरी तरफ से चाबी से भी खोला जा सकता है। कैदियों से फारिग होकर कंट्रोल केबिन में पहुंचकर सबसे पहले इस गेट को बंद कर देना चाहिए, ताकि कैदियों की शरारत ज्यादा न बढ़ सके। अन्नामलाई हर चीज को ध्यान से देख सुन रहा था। ये 12 लीवर हैं जो कि इस वक्त उठे हुए हैं। कैदियों के पिंजरों के दरवाजे बंद हैं। ये देखो। अजीत बैरी ने लीवरों को नीचे करना शुरू कर दिया। उन पिंजरों के दरवाजे एक के बाद एक खुलने लगे। अच्छी व्यवस्था है, अन्नामलाई बोला। वे पिंजरे खतरनाक कैदियों के लिए हैं। सामान्य कैदियों के लिए ये कुर्सियां हैं। ठीक है। तुम लोगों का कंट्रोल मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर से जोड़ दिया गया है। वो तुम्हें संपर्क कर सकते हैं, तुम उनसे बात कर सकते हो। ये रहा इंस्पेक्टर वानखेड़े से बात करने के लिए वायरलेस सेट। इस्तेमाल करना जानता हूं। कल सुबह जब तुम चलोगे तो वानखेड़े साहब तुमसे बात करेंगे। सब इंस्पेक्टर अन्नामलाई घंटा भर वहां रहा। कई बातें उसने पूछे जो कि वक्त आने पर उसके काम आ सकती थी। अंत में वो उन बोगी के सारे कंट्रोल सिस्टम को समझ चुका था। कल शाम को 6 बजे ये बोगी यहां से रवाना होगी। तुम लोगों को दोपहर का खाना पैक दे दिया जाएगा। रास्ते में कहीं भी बाहरी दरवाजा नहीं खोला जाएगा। विजयवाड़ा पहुंचकर वानखेड़े साहब से हरी झंडी मिलने पर ही दरवाजा खोलेंगे, वो भी कैदियों को उतारने और चढ़ाने के लिए। विजयवाड़ा का कोई पुलिसकर्मी बोगी के भीतर पांव नहीं रखेगा। तुम लोग भीतर रहोगे और वो लोग बाहर। किसी पुलिस वाले की बात नहीं सुननी है। तुम्हारा ध्यान कैदियों पर होगा। ये काम मेरे लिए नया नहीं है, मैं अपना काम बखूबी जानता हूँ। मुझे जो कहा गया है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अजीत बैरी कंट्रोल रूम के पास का एक दरवाजा खोलते हुए बोला। ये छोटी सी किचन है। जरूरत का हर सामान यहाँ मौजूद है। चाय कॉफी बना सकते हो, पानी गर्म कर सकते हो, खाना गर्म कर सकते हो। अन्नामलई ने किचन में झांका। सब इंतजाम बढ़िया है। अन्नामलई मुस्कुराया। तुम्हारा काम खतरे से भरा है। कैदियों से वास्ता पड़ता रहता है। मेरे लिए ये रूटीन काम है। अब तो कैदियों से निपटने की आदत सी हो गई है। कभी कैदियों ने दंगा नहीं किया, फरार होने की कोशिश नहीं की? करते हैं। वो तो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं सब संभाल लेता हूँ। बरसों हो गए यही काम करते हुए। इस बोगी के इंतजाम ऐसे हैं कि मैं अकेला ही सब कैदियों को ले जा सकता हूँ। अन्नामलई बोला। ये गलती मत करना। मैंने सिर्फ बात की है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कुछ और पूछना है तुम्हें? नहीं? तो चलो चलते हैं। और हम भी रुकते हैं। काफी विस्तार में बताया गया है बोगी के बारे में। अच्छा अरेंजमेंट है अगर ऐसी कोई बोगी हो तो। खैर, ये मुझे लग रहा है कि ये ना एक अंग्रेजी फिल्म थी कॉनमैन। हाँ, कॉनमैन, निकोलस केज की। वो उसमें कैदियों को हवाई जहाज से ले जाया जा रहा था। वहां भी ऐसे ही इंतजाम थे। जो एक चीज मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी वो ये थी कि ये जो त्यागी के साथ बंदा है, क्या नाम था इसका, माले, वो पकड़ा विजयवाड़ा में गया। विजयवाड़ा में पकड़कर उसे पौंडीचेरी की जेल में भेजा गया। काम उसने मुंबई में किया था। यानी 3 स्टेट बदली हो गए, 2 स्टेट बदली, और वैसे भी जहां काम किया हो वहां की पुलिस ना पकड़े उसे कहीं और पकड़े। खैर कोई नहीं। दूसरी जो बात मुझे अजीब लगी वो ये है, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा कि क्या रूट बनता है अगर मान लो बनाया जाए तो, और बिल्कुल ही टेढ़ा रूट है। मुंबई से पौंडीचेरी करीब 1300 किलोमीटर दूर है। और नहीं, सॉरी, मुंबई, हाँ, मुंबई से पौंडीचेरी 1300 किलोमीटर दूर है, और विजयवाड़ा और पौंडीचेरी में करीब मेरे ख्याल से 600 किलोमीटर का फासला है। दोनों ही
बड़े ही उल्टे रास्ते पर पड़ते हैं। तो न जाने कैसे। और फिर ट्रेन पहले पौंडीचेरी जा रही है, फिर विजयवाड़ा जा रही है, और फिर वहां से मुंबई जाएगी, जो कि अपने आप में एक अजीब रास्ता होगा। खैर, कोई बात नहीं। तो 1300 किलोमीटर आएगी ट्रेन और करीब 2200-2300 किलोमीटर वापस जाएगी। सही है। चलिए, मैं फटाफट आप लोगों के कमेंट्स का उत्तर दे दूं। हम्म, आज तो काफी कमेंट्स आए हैं, 38 कमेंट्स हैं। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए। गौरव कुमार पटले जी, गुड मॉर्निंग भैया, कहानी मस्त है, धन्यवाद। हाँ गौरव, कहानी मस्त है, थैंक यू फॉर योर कमेंट। लखनऊ वाले बाबा जी कह रहे हैं सॉरी फॉर ऑल हार्ड कमेंट्स। कोई बात नहीं, थैंक यू। गुड थिंग इज कि आपने रियलाइज किया कि हार्ड कमेंट थे। दहनता हमको आज गुरु, क्या दानता, प्रभु ये क्या लिखा है आपने, समझ नहीं आया। एक कमेंट समझ में आ गया है, दानता हमको आज गुरु, डांटा हमको आज गुरु, अच्छा। भाई डांटना पड़ेगा, मतलब क्या कर रहे हो यार। चलो, समय लग जाता है फिर, कल भी हम बातों में आगे बढ़ गए थे, बस बहुत है। आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी मित्रों को जो है इस चैनल पर, सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हो। आपको भी बाबा जी, आपने अपनी एज नहीं बताई। खैर, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप एक यंगस्टर होंगे, और होंगे, मुझे लग रहा है मुझसे तो छोटे ही होंगे, तभी इस तरह कर रहे हैं। खैर, अवतार भाई कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार, ये नॉवल बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इसमें अब आरडीएक्स की भी एंट्री होगी। हाँ, आरडीएक्स ने पहले ही एक जगह धुआं दे दिया है, और जगमोहन ने उन्हें सुपारी भी दे दी एक हिसाब से। सुपारी नहीं दी तो खबर तो दे ही दी है। एक और कमेंट है बाबा जी का, अच्छा लिस्ट पर है, विक्रम भाई जय महादेव, जय महादेव भाई, चेहरे पर चेहरा लाओ दोस्त, पहली फरमाइश की है आज। देखो भाई, आपने फरमाइश की है पहली, मैं मान गया, लेकिन आप खुद सोचो, जिन्होंने पहली फरमाइश की है उनकी फरमाइश का क्या। आप मेरी जगह आकर सोचिए। तो इसीलिए मैंने आपको, आप सभी को वो सारी की सारी लिस्ट जो है वो आपके सामने रख दी है, कि कैसे आप सभी लोगों ने जिस ऑर्डर में वो लिस्ट भेजी गई है। अब उसमें जैसे रफ्तार है, सरकारी शैतान है, ये वहाँ गूगल गुरु पर है। यारी दौलत से जो है वो दूसरा भाग है, तो उसे भी इंक्लूड नहीं किया जा सकता था, हालांकि बहुत पहले आप में से किसी ने फरमाइश की थी इसकी। इसलिए मैंने फिर जिंदा या मुर्दा को शामिल कर दिया है लिस्ट में। और मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग ऑलरेडी उसको क्या कहते हैं, वोटिंग करना शुरू कर दिया। आप में से 60-62 वोट आ गए हैं। ठेकेदार और टक्कर इस वक्त सबसे आगे है, तो अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए, ठेकेदार और निकल गए तो टक्कर तो वैसे ही निकल जाएगी। मेरे ख्याल से टक्कर है भी नहीं इसमें, है ना। हाँ, है नहीं। फिर डाका है, कमांडो है, 6 करोड़ की डकैती है। 6 करोड़ की डकैती जो है वो मेरे ख्याल से पहले कहीं है, ना हुई तो फिर आ जाएगी मिस्ड कॉल। तो इस तरह लिस्ट जो है आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अब इसमें से कुछ एक हो सकता है कि जो मेरे पास ना हो, कुछ एक ऐसा है जो कहीं और हो ऑलरेडी। जैसे ये जिंदा आंखें, इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन ये ऑलरेडी है तो हम इसे निकाल देंगे। रफ्तार 2000 मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो अब नहीं ऐसे, मैं अभी आपको बताऊं, कहाँ गए हमारे भाई साहब जिन्होंने कल फोन नंबर मांगा था। उन्होंने
क्या कहूँ? ये तो नहीं कह सकता मूर्ख बना दिया, लेकिन बड़े दावे से उन्होंने 2 कमेंट किए थे। पहले लिखा मेरे 1510 नॉवल हैं, दूसरी बार उन्होंने लिखा मेरे पास 900 नॉवल हैं, और मुझे लगा कि शायद होंगे भाई, इतनी बारी एक आदमी दावे से लिख रहा है तो। लेकिन मैं अपना खुद का एक रूल बाईपास कर गया। उन्होंने नंबर माँगा और मैंने दे दिया। ख़ैर, नंबर देने से कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि नो वन कैन कॉन एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन मेरी जो बेईमानी थी वो केवल आप ही लोगों के लिए थी। मुझे लगा कि जिस आदमी के पास इतने सारे नॉवल होंगे तो हो सकता है उनके पास वो ना हो। मेरे अपने पास 2-250 हैं। कुछ एक जो हैं वो बीच-बीच में नहीं हैं। मैं आपको कल बताऊँगा कौन-कौन से नहीं हैं। उनसे मेरा फ़ोन पर संपर्क हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक भी नहीं है, बताओ। चलिए ख़ैर कोई नहीं। तो लखनऊ वाले बाबा जी, आपकी लिस्ट जो है चेहरे पे चेहरा में ऐड कर लिया गया है आपका, आपकी फ़रमाइश को, किंतु नंबर तो आते-आते ही आएगा, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। बसंत कुमार शॉ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। सुशील त्यागी भाई कह रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू जी। धन्यवाद साहब, आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, थैंक यू। अपूर्व शेखावत, मिस्ड ऑलरेडी, मिस्ड ऑलरेडी क्या सारे लोगों ने किया है विक्रम जी, इसलिए और कोई करना प्लीज। क्या? मिस्ड ऑलरेडी कई सारे लोगों ने किया है, इसलिए और कोई करना प्लीज। क्या मिस्ड किया है? व्हाट इज मिस्ड? और किसने कर दिया? और मैंने यार कितनी बारी मुझे बताना पड़ेगा भाई लोगों, किसी ढंग के चैनल पर है कि नहीं? मैंने आप लोगों को बता दिया, ढंग के केवल 3-4 चैनल ही हैं। किसी एआई वाले चैनल पर है तो उसे मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। खैर, आपके कमेंट जो मुझे ठीक से समझ नहीं आया उसके लिए धन्यवाद। और सिद्धू जी कह रहे हैं, विक्रम भाई आपकी लिस्ट देखी लेकिन हमारी पसंद वेद प्रकाश का नावल नहीं है, ये तो गलत बात है भाई। अमर सिद्धू जी, वेद प्रकाश के लिए मैं शुरू भी नहीं हुआ था, आपको शायद मैंने पहले ही बताया। तो वेद प्रकाश जी के नावल, जब देवराज चौहान के नावल खत्म हो जाएंगे, फिर अनिल मोहन जी के खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम जरूर ऐड कर लेंगे। वेद प्रकाश जी की लेखनी बड़ी ही अजीब सी है, अपनी अपनी रुचि होती है, तो मुझे उस तरह का वार्तालाप बिल्कुल पसंद नहीं आता। और मैं थोड़े से दूसरे टाइप के आदमियों में से हूँ, मैं आपको अभी बताऊं। ना मैं किसी से बदतमीजी करता हूँ और ना मैं किसी की बदतमीजी सहता हूँ। जीवन में बहुत कुछ, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है इसी उसूल के उसमें, कई बार। लेकिन अपने अपने उसूल होते हैं जीवन के, तो खैर इसीलिए तो जिस हिसाब से वेद प्रकाश जी की कहानियां लिखी हुई हैं, वो स्टाइल मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता। उनका लिखना जो है वो थोड़ा सा, क्या कहें, जो, या शायद अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए। लखनऊ वाले बाबा जी ने उम्र पूछी थी, मैंने पहले ही बताया था आई एम 44 ऑलरेडी, तो हो सकता है मेरा खून ठंडा हो गया हो, इसलिए मुझे वो पसंद ना आता हो। लेकिन मुझे दुख है कि आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं। मैं खुद देवराज चौहान का फैन हूं, इसलिए कोशिश करूंगा कभी ऐसे ही दिल खुश रहा तो उस तरफ लाइव वाले सेक्शन में ऐड कर दूंगा। चलिए, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। श्रीदेवी जी, श्रीदेवी जी का कमेंट है, आप सुरेंद्र मोहन पाठक का सुनील सीरीज अपलोड करिए। श्रीदेवी जी, हाँ जी, ये सुनील और सुधीर मुझे पसंद है और मैं बीच बीच में करता भी रहता हूँ, लेकिन उन्हें मैं पहले साइड में रिकॉर्ड करके एक ही बार अपलोड कर देता हूँ। तो अभी टाइम जिस दिन लगा तो उस दिन कुछ एक एपिसोड कर लूंगा। धन्यवाद कमेंट के लिए। अमर भाई का एक और कमेंट है, विक्रम भाई कहानी ऐसी है, एक दिन में एक ही पार्ट डाला करो, टाइम नहीं मिलता।
अच्छा, कहानी ऐसी है? अच्छा, मतलब कहानी ऐसी है कि एक ही दिन में एक ही एपिसोड सुन पाते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, अभी मैं बोलते-बोलते रुक गया था, अमर भाई। कैसे? कहानी में अभी अगर आपने सुना हो तो जो त्यागी के साथ है वो माले, वो कहाँ पकड़ा गया है? त्यागी कहाँ है? त्यागी है पांडिचेरी में, है ना? त्यागी पांडिचेरी में फँसा। उसके साथ जो बंदा है माले, वो कहाँ फँसा है? वो फँसा है विजयवाड़ा में। अब वो विजयवाड़ा में फँसा है और पांडिचेरी में है। जबकि हो सकता है, मुझे लगता है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है ये राइटिंग मिस्टेक है। क्योंकि विजयवाड़ा में तो देवराज चौहान है जिसे लेने जाना है ना? लेकिन ये जो इस तरह तोड़-तोड़ के पढ़ने में ना, इस तरह की जो वो होती है वो छूट जाती है। तो हो सकता है कोई आदमी दोनों भाग एक ही साथ सुने तो उसे ठीक से समझ में आ जाए कि अरे! कैसे? पर चलो, हो सकता है मैं गलती पे हूँ, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर अब कह ही दिया, आपने कहा तो। अवतार भाई का कमेंट है, नमस्कार विक्रम भाई, कहानी बहुत मज़ेदार चल रही है, अपने आरडीएक्स भी किसी न किसी लफड़े में फँसे ही रहते हैं। हाँ, बहुत लफड़ेबाज़ हैं। मुझे हैरानी है कि अनिल मोहन जी ने केवल 4 कहानियाँ लिखी और उसके बाद छोड़ दिया उन्हें। लिखना चाहिए था। हो सकता है कि कोई प्रेशर हो कि मतलब तीनों को बैलेंस करना, जैसे धर्मा में और धर्मा में ज़्यादा देवराज चौहान के गुण हैं। एक्स्ट्रा में जो है जगमोहन के गुण हैं। अब बीच में राघव है, तो कभी-कभार इनके रोल बदली होते रहते हैं, सीन बाय सीन, कहानी बाय कहानी। इसलिए हो सकता है उन्होंने कम लिखा हो। आपने अगला कमेंट किया है, विक्रम भाई नमस्कार, भाग नंबर 2 पर मैंने 2 कमेंट किए थे, आपने उनको इग्नोर कर दिया, इतनी भी कहना क्या बात कर रहे हैं प्रभु! ऐसा कैसे हो गया? इतना बड़ा महापाप कैसे कर सकता हूँ मैं? मैं तो 2 बारी चेक करता हूँ, एक बारी पहले वो करके और उसके बाद देखकर। आप कह रहे हैं आपने कमेंट किए हैं, अब उस दिन मेरे से कृष्णा बहन का कमेंट रह गया था, तो मैं दावा नहीं करता हूँ, मैं देख लूँ एक बारी। भाग नंबर 2 पर आपने 2 बारी कमेंट किया और रह गया। भाग नंबर 2, चलो यार, इंटरनेट भी स्लो हुआ पड़ा है। हाँ, ये रहा। 2 कहाँ, 1 ही है। विक्रम भाई नमस्कार, अपना देवराज हीरो देवराज चांद पुलिस के हाथों में फँसा दिया आपने। अब देखते हैं कैसे निकलता है। निकलेगा भाई निकलेगा, देखना कोई ना कोई रास्ता तो है। अच्छा, इसके बाद कौन-सा कमेंट है? हाँ, इसको तो मैंने उत्तर दिया था। 1 रह गया था आपका। तो क्षमा प्रार्थी हूँ भाई जी। वो हो सकता है कि स्क्रॉल करते हुए आगे-पीछे हो जाए, इसलिए। उम्मीद है आपकी नाराज़गी दूर हो गई होगी। अनिरुद्ध भाई कह रहे हैं, बाकी चैनल्स पर ज़्यादा नहीं है, 1-2 है। अच्छा, कोई बात नहीं, हम तो लगे हुए हैं, शुरू मतलब चलते जाएँगे। हेलो विक्रम भाई, कैसे हो आप? मिंटू भाई ने कमेंट किया है। मिंटू जी बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। आप भी अच्छे होंगे। अनिल मोहन के लिखे नॉवल शैलेंद्र कक्कड़ जी ने कमेंट किया है, मिशन प्राइम मिनिस्टर भी सराहें। नहीं। खैर, लिस्ट में एडेड है मेरे ख्याल से ये पहले से, पर सुमित गुप्ता कह रहे हैं, दरिंदा की स्टोरी रुस्तम राव पर बेस्ड है। रुस्तम राव, हु इज़ रुस्तम राव? रुस्तम राव पर बेस्ड है। कौन है रुस्तम राव भाई जी? Hmm, रुस्तम राव, हु इज़ रुस्तम राव? ज़रा बताइएगा सुमित गुप्ता जी, रुस्तम राव कौन है? कैच नहीं किया मैंने। अ, तारिक कलीम जी कह रहे हैं, आखिरी एपिसोड में कमेंट्स सुनाते कीजिए और सुनाने के लिए 10 या 15 मिनट दीजिए। नहीं भाई जी, ऐसा होगा नहीं ना, इतने सारे कमेंट हैं और आखिरी कमेंट में तो और हो जाएँगे, 38 कमेंट किए हुए हैं, 15 मिनट में कैसे हो जाएगा जब तक बातचीत ना हो?
आपको नहीं सुनना है तो जहाँ से कहानी रुक जाती है वहाँ से आप छोड़ सकते हैं, कि नहीं? ज़रूरी थोड़ी है कमेंट्स के उत्तर सुनने हैं आपने। खैर, कृष्णा बहन का कमेंट है, विक्रम भाई कहानी बहुत बढ़िया जा रही है, तीनों मुख्य पात्र आ गए हैं, देखिए आगे क्या बनता है। देवराज चौहान तो बेकार में ही फँस गया विक्रम भाई, मैं भी लखनऊ की हूँ, बढ़िया प्रस्तुति। नहीं बेकार में तो क्यों फँसा है? अब जब आप रिस्क उठाते हैं तो उसमें चांसेस बनते हैं। हाँ, वो आप अलग-अलग जीवन में अलग-अलग लोगों से मिलते हैं। न जाने कौन कैसा चेहरा मुखौटा लगाकर आपके पास आता है। यदि आप फँस जाते हैं तो आप दोष दूसरों को नहीं दे सकते। चौकन्ना आपको ही रहना पड़ेगा। तो देवराज चौहान को देखना चाहिए था कि जो आदमी अपने साथियों को छुड़वा गया, वो ठीक आदमी नहीं हो सकता था। खैर, बाकी ये जानकर अच्छा लगा कि आप भी लखनऊ के ही हैं। अम, शैलेश भाई का कमेंट है, क्या कहानी है और क्या प्रस्तुति है, शानदार। अच्छा, शुक्र है। मुझे लगा क्या कहानी है। हाल ही में मैंने दिल्ली का दादा और दरिंदा सुना है, लेकिन अगला भाग उपलब्ध नहीं है। अरे उस दिन कृष्णा बहन ने बताया तो था कि दरिंदा का अगला भाग था हिंसक। हाँ, मेरे ख्याल से हिंसक कहा था उन्होंने, ये तीनों सीरीज में है। लेकिन अगला भाग उपलब्ध नहीं है। मुझे लगता है कि उपन्यास का नाम हिंसक है। हाँ, है ना? यस, आप भी कह रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं सही हूँ या नहीं? मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अनिल मोहन और देवराज चौहान के बड़े प्रशंसक हैं। धन्यवाद। अब मैं समय नहीं लगा, मैं चेक नहीं कर पाया, देख लेता हूँ मैं, क्योंकि दिल्ली का दादा में दरिंदा लिखा हुआ, दरिंदा में हिंसक लिखा होगा। चेक करके बताता हूँ, कल पक्का बता दूंगा। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। किट्टू एनिमे एक्सप्रेस, अच्छा किट्टू एनिमे एक्सप्रेस, प्लीज कोई और नॉवल भी लाओ देवराज के अलावा। पहले तो किट्टू जी, देवराज चौहान है नाम उनका, ले आएंगे। हम लाइव सेक्शन में पढ़ते रहते हैं दूसरी कहानियां। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। कृष्णा बहन ने एक और कमेंट किया है, बेहतरीन कहानी, आपका बेहतरीन प्रयास। मैंने बहुत से साहित्यिक उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन मुद्रा राक्षस नहीं पढ़ा था। आपने मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा बहन। है तो मेरे पास अभिज्ञान शकुंतलम भी और मेघदूतम भी, लेकिन वही है कि वो ना नाटक के रूप में लिखे हुए हैं, तो नाटक के रूप में आपको पढ़कर फिर उसे समझाना पड़ता है। जैसे ये कहानी में पढ़ रहा हूँ, तो ये मैं बोले जा रहा हूँ और आप भी सुन रहे हैं, मुझे भी पता लग रहा है। उसमें क्योंकि पात्रों को संदर्भ के उनके द्वारा कहा गया जो है उसे संदर्भ के साथ जोड़ना, उस चक्कर में ना मुझे अजीब सा लगा। तो मैं देखूंगा अगर अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम किसी ने गद्य रूप में लिखा हो, प्रोज में लिखा हो, तो मैं वो जरूर पढ़ लूंगा। विशेष बाउट, विक्रम साहब, लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक के पात्र विमल सीरीज के उपन्यास आपकी दमदार आवाज में हम श्रोते सुनना चाहते हैं। विशेष जी, दुर्भाग्य से आपको जानकर ये अफसोस होगा कि एक पात्र जो मुझे सुरेंद्र मोहन पाठक जी का पसंद नहीं है वो है विमल, और मेरे अपने कारण है उसके लिए। तो फिर भी जब हमारे पास कुछ और पढ़ने को नहीं रहेगा तो फिर विमल भी पढ़ देंगे, कोई बात नहीं। सुमित गुप्ता जी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता अनिल मोहन जी त्यागी चैप्टर क्लोज करेंगे, वरना उन्हें दूसरा नया कैरेक्टर, नेगेटिव मजबूत कैरेक्टर को बनाने के लिए काफी एफर्ट करना पड़ेगा। क्लोज नहीं करेंगे, हाँ वो तो है ही, क्योंकि अगर आपने मान लो त्यागी को जेल में पहुंचा दिया तो फिर दूसरा कैरेक्टर वैसा ही लिखना, उस कैरेक्टर को बिल्डअप करना, उसके प्लस एंड नेगेटिव्स दिखाना, आधी कहानी तो इसी में चली जाती है। अब हमें ठीक से पता है, जैसे ही नई कहानी में अगर आप वीरेंद्र त्यागी लिख देंगे तो आपको पीछे का सारा याद आ जाता है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो ये कैरेक्टर मरेंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही चलते मरेंगे इंसान, सॉरी शायद गलत शब्द यूज कर गया, मरे इंसान, इनका रोल समाप्त नहीं होगा, लेकिन ये चलते जाएंगे। विजय भाई का कमेंट आया है, राम राम भाई, राम राम भाई जी, एक बात बताना तो भूल ही गया था, क्या बारातियों का स्वागत पान पराग से करें? अच्छा, आपको समझ नहीं आया होगा, चलो। सीनियर राइटर नहीं ले जा सकते, यह नियम है। यानी कोई 10वीं पास की वैकेंसी में फॉर्म भरता है तो उसे 9वीं पास का ही लेखक अलग। अच्छा, हाँ मैं वही सोच रहा था, आपने कहा मैंने मान लिया, लेकिन मैं इस बात को, मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया यार, ऐसे तो मैं मतलब मैं अपने आप को और किसी में नहीं तो कम से कम ये जो साहित्यिक भाषाई शब्द विषय है, इनमें अपने आप को तुर्रम खान समझता था, हूं नहीं तो। अर्थात जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, ये सब उस दौर में मेरे हाथ में होते थे। तो अगर मेरे जैसा आदमी किसी छोटे बच्चे के साथ चला जाए, 12वीं वाले के पास साथ या बीए वाले के साथ, तो धुआं उठा देगा। सामने वाले को बोलेगा कान में हेडफोन लगा ले और कहानी सुनता जा और मुझे लिखने दे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, आप अपने से छोटा बच्चा ले जा सकते हो ताकि जो आप बोलो वही लिखे और वो अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ सके। मैं समझ गया। हाँ, यही नियम, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए यह संभव नहीं है कि 9वीं क्लास का स्टूडेंट बीए या बीएड के लेखक को ले जा सके। ये बात कल बताना भूल गया था, इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता, बहुत कठिन नियम है। हाँ, बहुत सख्त चेकिंग होती है, लेखक के डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता होगा, क्योंकि ऐसे तो संभव ही नहीं है, नहीं तो किसी भी बड़े राइटर को ले जाओ और 100 में से 100 लिखवा के आ जाओ। बाकी उपन्यास बहुत अच्छा है, मैं इसे पढ़ चुका हूँ और अंत में सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, वानखेड़े की सारी योजना धरी की रही रह जाएगी। देवराज चौहान और विजेंद्र त्यागी को गिरफ्तार करने की, क्योंकि वो तो आजाद हो जाएंगे, लेकिन किस तरह, ये आप उपन्यास में देखें तो बहुत मजा आएगा। हाँ भाई जी, अच्छा किया आपने कोई स्पॉइलर नहीं दिया। आपका एक और कमेंट है, कोई बुरा माने या ना माने, आप वही कीजिए जो आपको सही लगे। बिल्कुल भाई जी, जब भी आपको वक्त लगे तभी उपन्यास अपलोड करें, किसी के भी दबाव में आकर, अपना टाइम मिले तभी करें, किसी के भी दबाव में आकर कुछ ना करें। कोई बुरा मानता है तो माने, हर इंसान अपनी इच्छा से जीने के लिए स्वतंत्र है। जी हाँ, रिस्पेक्ट और दबाव या डर या हम्म, बस दबाव और डर, इन्हीं दोनों में रखूंगा मैं। तो एक तरफ दबाव और डर, दूसरी तरफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के चलते कोई काम किया भी जा सकता है, जैसे हम एक दो बारी कोई एक्सक्यूज लगा लेते हैं कि चलो यार, इतने भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे तो ये काम मैं कर देता हूँ। और वहीं आप किसी दबाव में या किसी उसमें, तो हाँ बिल्कुल नहीं। बाकी कहा जाता है ना कि जो काम इंसान शौक से करे वही बढ़िया, और मैं तो वाकई शौक से लगा था। मैंने शायद पहले भी कई बार बताया, मैं फिर बता देता हूँ कि वो जो एक एपिसोड मुझे मिला और उसके बाद नहीं मिला, तब मैंने भी, होता है ना जैसे हम बाजू ऊपर करके काम में लग जाते हैं ना, बस मैंने भी अपनी बाजू चढ़ाई और आ गया। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आपको अच्छा लगा, आपकी मेहनत किसी को फिक्स टाइम पर अपलोड करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता, किसी के भी ऊपर अपनी मेहनत से अपलोड करते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते, इसके लिए आपको जब वक्त मिले तभी अपलोड करें। कोई कुछ भी कहे उसका बुरा ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं यही फॉलो कर रहा हूँ। साथ में ये होता है ना कि आपको इवेलुएट करना पड़ता है, आपको तोड़ना पड़ता है। तो यदि कोई एक आदमी बुरा कह भी देता है तो उस बुराई को मिटाने के लिए आप जैसे कितने सारे हैं,
मैं हज़ारों कहने लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, ज़्यादा फेंक दूँगा, समेट लो। फिर भी अब आप स्वयं देखिए, आपने 2 कमेंट किए, ठीक है? और आप में से बहुत से भाई-बहन हैं जो लगातार कमेंट करते हैं। यानी आप भी चाहें तो सुनकर चुपचाप आगे बढ़ सकते हैं, जो कि है भी ऐसा। आप देखिए, कोई भी कमेंट, कोई भी हमारी किसी भी कहानी पर कितने कमेंट आते हैं, जैसे आज आए हैं, 38 हैं। तो और वो आगे पीछे आए होंगे, लेकिन आज की दिहाड़ी में 38 आए हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप देखिए, तो गुरु को जो दूसरा भाग था, उसे 400 लोग, पहले को 700 लोगों ने, करीब 800 लोगों ने सुन लिया है, जो दिखा रहा है। चलिए, माना किसी ने हाथ लगाया और बंद कर दिया, तो भी आधे ने तो सुना ही होगा, आधों ने आधा ही तो सुना होगा। तो भी मैं 25% भी लूँ तो कम से कम 150 बन जाते हैं। 150 में से केवल और केवल कितने, 15%, 20% लोगों ने सोचा कि चलो कमेंट भी कर ही दें। तो अब जब आप लोगों ने इतनी वैल्यू दी है, तो मुझे भी उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी। कोई एक आधा उल्टा-सीधा कमेंट आ गया तो उसे इग्नोर करूँ, क्योंकि आपके 20 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब ये, जैसे कल वो सूर्य कुमार यादव ने कहा, वो भी मैं खबरों में सुन रहा था, कि मुकाबला होता है 7 और 8 का, 10 और 1 का, या 11 और 0 का मुकाबला नहीं होता। तो इस वक़्त मुकाबला 11-0 का या 10-1 का चल रहा है। जब कभी 7-8 का हो गया तब की तब देखेंगे। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। एसएस वोरा जी कह रहे हैं, हमेशा की तरह अच्छी प्रस्तुति, साधुवाद। आपको भी साधुवाद। बंधु, मैं सुरेंद्र, नैनीताल से। अच्छा, आपका नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र पाल तो नहीं है? नैनीताल से। जब मैं अपने समय में नॉवल पढ़ता था, तो एक नॉवल एक ही दिन में समापन पर पहुंच जाता था। हाँ, वो दिन हमने भी देखे हैं। कभी कभार होता था ऐसा, जब नॉवल समाप्त हो जाता था, कुछ पन्ने तो मैं जान के इस डर से छोड़ देता था कि यार खत्म ना हो जाए, चलो कुछ और देखते हैं। लेकिन होता क्या था, बाहर बारिश पड़ रही है, या जो दूसरे साथी हैं उनके एग्जाम चल रहे हैं। तो अब हमारे टाइम में तो या तो आप टीवी देख सकते थे, जो कि बहुत कम चलता था, या बाहर निकलकर संगी साथियों के साथ खेल सकते थे। बारिश वारिश पड़ रही हो तो वो भी, बारिश पड़ रही हो तो अपने घर वालों से पिटोगे, एग्जाम चल रहे हो तो दूसरों के घर वाले उन्हें पीटेंगे। इस चक्कर में जब कभी ऐसी होती थी, तो बीच में खुद ही नॉवल को छोड़ देना पड़ता था कि यार ये बाकी का कल पढ़ते हैं, आज खत्म हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपने लिखा है, वो अलग बात है, महीने में 5 से 6 नॉवल ही पढ़ पाता था। अरे, आप तो सौभाग्यशाली थे फिर। 5 से 6 नॉवल एक महीने में, बढ़िया बात है। खैर, तो अब मैं फिर से देख लूं कि कहीं कोई शिकायत ना रह जाए कि ये नहीं किया। ये देखो, रिंकू जी का रह गया कमेंट, बहुत बढ़िया उपन्यास, धन्यवाद रिंकू जी। विजय भाई का एक कमेंट रह गया, मैसेज जरूर कीजिएगा मेरे इस नंबर पर। कहाँ, कौन से नंबर पर? अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ, ताकि मैं आपको पहचान सकूं, आपकी आवाज़ सुनकर। मेरा ये नंबर हमेशा चालू रहता है। मुझे उम्मीद है आप मैसेज ज़रूर करेंगे। बहुत सारे उपन्यास के बारे में बताऊंगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे ईमेल नहीं कर सकता, दिक्कत है कुछ। मोबाइल तो चला लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ, मगर थोड़ा कम जानता हूँ, मुझे उम्मीद है। भाई जी, आपने कहीं नंबर शेयर किया है क्या, या आप कह रहे हैं कि मैं आपके कमेंट का उत्तर दूं और उसे वॉइस रिस्पांस में दूं? मैं देखता हूं, एक मिनट, वॉइस रिस्पांस में दिया जा सकता है क्या? अम्म, क्या मैं, नहीं, कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। बोलूंगा भी तो वो लिख के फिर लिखावट में कन्वर्ट कर देगा। वॉइस मैसेज कैसे दूं आपको?
नहीं, आपका नंबर नहीं है। और यदि कहीं और देखने के लिए आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। चलिए, और किसी का कोई कमेंट? मिस कॉल पहले से दूसरे चैनल में, इसलिए ठेकेदार टक्कर ठीक रहेगा, गोरखा भाई कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये उस तरफ आए थे इसलिए नहीं दिख रहे हैं। बाबा जी ने भी कहा है मिस कॉल प्लीज। शैलेंद्र जी कह रहे हैं ठेकेदार टक्कर। विक्रम भाई कैसे हैं आप? अच्छा। अनिरुद्ध जी कह रहे हैं ठेकेदार टक्कर। देखिए भाई जी, ठेकेदार टक्कर या वो, ये तो लोकतांत्रिक तरीके से ही चुना जाएगा। अभी तक ठेकेदार टक्कर चल रहा है। 62 में से 53%, यानी करीब करीब 30 से ज्यादा लोगों का यही चुनाव है। शब्बीर भाई का कमेंट रह गया था, हे भगवान पाप हो गया मुझसे तो। और आया भी पहले भाग पर है। वीरेंद्र त्यागी बेहद ही घटिया आदमी है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, हर बार देवराज चांद से मुंह की खाता है और कुड़ के रह जाता है। जबरदस्त विक्रम भाई, बहुत बढ़िया। शब्बीर भाई, बच गया मैं। रिंकू जी का कमेंट है ठेकेदार टक्कर। जेंगा लाला का कमेंट है ठेकेदार टक्कर। अनिरुद्ध जी का कमेंट है विक्रम भाई अभी और भी हैं। बारूद से मत खेलो, दौलत के दांत, हिस्सेदार, सरकारी शैतान, गूगल गुरु पर पूरी नहीं तो और भी हैं पूरी लिस्ट गूगल पर, साहित्य देश पर है। गूगल गुरु पर कोई भी कहानी पूरी नहीं है। एक आदि नहीं, नहीं तो मैंने कौन सा कहा कि ये सारे नहीं है। मैं केवल, आप देखिए लिस्ट में ऊपर से हमें केवल एक और ऐड करना था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो मैंने दो बदली कर दिए हैं। आप पिछली लिस्ट से उसे कंपेयर करके देखिए। पिछली लिस्ट में हमारे पास चार थे, रफ्तार, गुरु का गुरु, ठेकेदार टक्कर, मिस्ड कॉल। और इस बारी जो लिस्ट है वो है ठेकेदार टक्कर, मिस्ड कॉल। रफ्तार हटा दिया है मैंने, गुरु का गुरु हम पढ़ रहे हैं। तो जिंदा या मुर्दा और डाका डाला है, मतलब डाका नाम की कहानी को जोड़ा है इसमें। क्यों? क्योंकि जो रफ्तार है वो वहां पर है और वो पिछली बारी शायद मैं देख नहीं पाया था, इसलिए मैंने वहां लिखा है कि जैकपॉट जो है वो भी रफ्तार और जैकपॉट वहाँ है। नहीं, वो मुकेश छाबड़ा नाम के चैनल पर है। हालांकि वो लड़के की आवाज़ थोड़ी, उसका यानी वे ऑफ रीडिंग थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मैंने इसलिए निकाल दिया कि मैं कौन होता हूँ किसी को बुरा या अच्छा कहने वाला। इसलिए मैंने उसे अच्छी कैटेगरी में रख लिया कि हाँ वो भी अच्छा है, यानी एआई से तो बढ़िया है, कहने का मतलब ये है। और सरकारी शैतान जो है वो गूगल गुरु के पास है। ठीक है। अब आप अगर कह रहे हैं कि नहीं है, सूरमा भी है गूगल गुरु के पास ही, ठीक है, तो इसलिए अब आपने ये कहा बारूद से मत खेलो, दौलत के दांत, हिस्सेदार, ठीक है, मैं इन्हें ऐड कर लेता हूँ। और बाकी भी जो होंगे तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तब तक तसल्ली रखिए, धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे। हो सकता है हमें दोबारा से पढ़ने पड़े सारे, लेकिन तब तक हम भूल भुला चुके होंगे, इसलिए अ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बाबा जी का कमेंट था, विक्रम भाई मेरी एज 45 है भाई, और चंचल नहीं है, सिर्फ दोस्तों को छेड़ते हैं। आपको छेड़ने में मजा आता भाई, मतलब कहावत है ना कि मैं छेड़ रहे हो आप, मतलब मैं जेठ लगता हूँ। छेड़ रहे हो आप मुझे। हैं? चलो कोई नहीं। भाई क्या डायलॉग है, क्या क्या डायलॉग है, तेरी जान बचाने के लिए वो अपना डिब्बा खुलवा रही है। क्या बात कर रहे हैं यार। वाह रे अनिल मोहन जी, मजा आ जाता है। एकदम सरल प्रस्तुति होती है वो। और विक्रम भाई, आप भी पूरी भावनाओं में मौज लेकर पढ़ते हो।
और काम वही अच्छा होता है जिसे एंजॉय करके किया जाता है। हाँ हाँ प्रभु, अ, काम वही अच्छा होता है जिसे मजे से किया जाए, अन्यथा नहीं। तो अब मुझे कोई कमेंट नहीं दिख रहा है जो कि बीच में से रह गया हो। फिर भी रह गया एक, शबीर भाई का। त्यागी की खैर रही। अब एक तरफ जगमोहन और दूसरी तरफ आरडीएक्स। त्यागी ने उखली में मुंह दे दिया है। अब मजा आएगा, जगमोहन पूरी तैयारी करके आएगा। आ गया मैदान में, जबरदस्त विक्रम भाई, क्या कहने, खूब जमेगा रंग। हाँ शबीर भाई। अच्छा शबीर भाई, मुझे ना और ये बाकी दोस्त भी, आप लोग भी बताइएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि क्योंकि मैं तब तो लैपटॉप था, तो मैं फट से कमेंट लिख लेता था। मैंने शबीर भाई आपको ये कमेंट किया था शायद कि मैं सूरमा लाइव सेक्शन में पढ़ दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, देवराज चांद की कहानी को उधर नहीं डाला जाना चाहिए। तो मैं ऐसा करूंगा कि सूरमा को ना अलग से पढ़कर, जैसे हम ये सुनील वाली कहानी अपलोड करते हैं, जब सारा हो जाएगा तो मैं एक दिन इकट्ठा अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अर्थात कुछ दिनों में। तो उम्मीद है मेरा वादा भी पूरा रह जाएगा और कहानी भी सुन पाएंगे आप, ठीक है। और उस तरफ मैं देखता हूँ, मेरे पास एक अच्छी कहानी है लाइव सेक्शन में पढ़ने के लिए। 1947 से पहले की कहानी है शायद। गोपाल राम गहमरी की कहानियां सुननी हो तो बताइएगा, मेरे पास है संग्रह। चलिए दोस्तों, अब मैं रख रहा हूँ, और उम्मीद है आप सब नाराज नहीं होंगे इतना सारा टाइम लेने के लिए। खैर, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।